तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, क्योंकि बाजार है बेहद मजबूत और आज रात को अमेरिका में है इलेक्शंस के लिए वोटिंग। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, लोकल और साथ ही ग्लोबल। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर और बैंक निफ्टी आज फिर से कमाल करता हुआ। तो ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे में क्या करें, कल की कैसे करें तैयारी, इन सब पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, कई सारे बातें हैं बाजार में जिसके बारे में आपका व्यू चाहिए सर, तो एक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताइए अभी के लिए बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं? बाजार में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। 11,800 के पार निकलता हुआ निफ्टी और दमदार उछाल के साथ कारोबार करता हुआ, और बैंक निफ्टी आज फिर से 700 अंकों की दमदार मजबूती दिखा रहा है। सेंसेक्स 40,000 के ऊपर निकलकर 40,250 के पार टिकता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। ऑटो और मेटल शेयरों में शानदार तेजी है। बाजार को बैंक के अलावा वहीं से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत है। यूरोप 1 से 1.25% की मजबूती दिखाने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो चौतरफा खरीदारी और तेजी का माहौल आपको इस वक्त बाजार में नजर आएगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और बाजार की बात करनी है सर, दूसरे दिन जबरदस्त तेजी आ रही है पर रिलायंस का पार्टिसिपेशन नहीं है, उस पर भी मेरे कुछ सवाल है सर। पर एक बार जरा बाजार पर आपका व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे दिन लगातार जबरदस्त तेजी और स्पेशली बैंक निफ्टी सर 2 दिनों में हम देख रहे हैं लगभग 1800 पॉइंट्स की तेजी आई है। किस तरह से समझना चाहिए इस एक्शन को? बिल्कुल दीप, और लगातार आप देख सकते हैं कि तेजी का माहौल बाजार में बना हुआ है। वजह साफ है, ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका के चुनावों को लेकर थोड़ा सा डर कम होता हुआ दिख रहा है और कोरोना इस वक्त बैक सीट पर है। और हमारे यहाँ बैंक निफ्टी की तरफ से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। जो आप बात कर रहे हैं रिलायंस की, उस पर काफ़ी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं। लोग कल जिस तरह से तेज़ गिरावट हुई, कई सारी जो खबरें चल रही है उसको लेकर लोग थोड़े से हैरान है, परेशान है, क्या करें क्या ना करें। थोड़ी देर में हम आपका रिलायंस से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी होगा वो आपको राय मिलने वाली। लेकिन जहाँ तक बाजार का सवाल है, बिल्कुल साफ साफ एक चीज़ जो नज़र आ रही थी वो ये कि सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में 40 से 47% भले ही हुई हो, अभी भी ये काफ़ी कम है। और इस बड़ी इवेंट के पहले एक्सेस लॉन्ग और एक्सेस शॉर्ट दोनों ही गलत स्ट्रेटेजी है। और स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते दिख रहे हों तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि एफआईज भी डरकर अपनी शॉर्ट काटने के लिए आ रहे हैं। तो ट्रेडर्स तो लॉन्ग हैं ही, थोड़ी बहुत पहले बिकवाली जो घरेलू फंड्स ने की थी उनका भी प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है। और एफआईज ने पिछले 3-4 सेशन में जो बिकवाली की उसके बाद उन्हें समझ में आएगा कि अब यहाँ से नेट लॉन्ग इंडेक्स में इतनी कम रखना बेहद रिस्की है। कहीं भी किसी भी वजह से इवेंट अगर अनफेवरेबल रही और बाजार उसके बाद फिर से दौड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और ये शॉर्ट कवरिंग और ये फ्रेश खरीदारी दोनों ही बाजार को जोश देने का काम करेगा। तो ये जोश बरकरार रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंट्राडे आपको मजबूती रहेगी, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन के लिए तो वो जो रिस्क इवेंट की है, किसी भी तरह के चुनाव के रुझान, किसी भी तरह की कोई भी खबरें, ये बाजार में आपके लिए रिस्क रखेगी अगले 2-4 दिन। लेकिन हाँ, अदरवाइज आप एक इवेंट को छोड़कर डेटा के लिहाज से देखें या फिर स्क्रीन के लिहाज से देखें तो कोई डाउट ही नहीं कि बाजार बेहद मजबूत है इस वक्त और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करें। बैंक निफ्टी पर भी हमारे फाइनल टारगेट 25,650 का था दीप, वो टारगेट आ चुका है, 25,675 का हाई बनाया है। तो आज के लिए जो फाइनल टारगेट था 25,650 का, वहां तक बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। 11,800 के पार निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास तेजी बनती हुई दिख रही। तो ये बाजार का हाल है। थोड़ी देर में हम रिलायंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आइए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और सबसे पहले भसीन साहब से करते हैं बात, बिगुल के साथ करते हैं। उनका स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बाजार पर राय और साथ ही आपके अपडेट्स। तो देखिए अनिल जी, कैसे 2 दिन में कितना फर्क पड़ता है। जब आपको मैं चिल्ला के कह रहा था कि ये फियर में भाव नहीं मिलेगा, और 24,000 वाला बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट बढ़ गया, 25,680 हो गया। और वो भी अभी शुरुआत है। बैंक्स आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। Yes, there is overnight risk because of the US election, but everything is priced in. Equities are raring to go. ऐसा आपने bond yield और equity में mismatch नहीं देखा। और मुझे लगता है ये 2 दिन में जो भी आपको
उठापटक होगी, इट विल अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. निफ्टी इज शोइंग यू स्ट्रेंथ डिस्पाइट रिलायंस विच इज शोइंग यू के बैंक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो अरेस्ट हो चुका है. आउट परफॉर्मेंस के लिए आपको मैं कल की कॉल अपडेट दे दूं. एक तो बैंक निफ्टी पे हो गया, दूसरा आपको 560, 565, 570 में HDFC लाइफ का था 602 रुपए, आज हिट हो गया, वो भी टारगेट हो गया. टाटा स्टील कल 401-2 वाला 414 हिट हो गया. PEL 1295 वाला 1330 हो गया. और ITC 164-62 वाला 171 हो गया. जिन्होंने बुक करना है शॉर्ट टर्म वो कर सकते हैं. अब मेरी दो पिक्स हैं, दोनों थोड़े से रिस्क वाले बैंक्स हैं, बट दे आर द वंस विच हैव रेज्ड कैपिटल. और जिन्होंने आज की डेट में कैपिटल रेज किया वो राजा है. तो वो दोनों हाउसिंग और बैंक से रिलेटेड आप कहें तो मैं शुरू करूं. जी सर प्लीज बताएं. तो पहला है सर इंडिया बुल हाउसिंग. आई थिंक आपने HDFC के रिजल्ट देखे, LIC के. हाउसिंग फाइनेंस आर इन द बेस्ट पोजीशन और इंडिया बुल ने इंडिकेट किया दे आर सिटिंग ऑन द हाईएस्ट कैश इन द लास्ट 12 क्वार्टर्स. सो आई थिंक कैश जिसके पास है वो तो राजा है उसको. और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज एट द लोएस्ट. दूसरा ऐसा ही तो बाय अराउंड दिस 142, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 136, बट लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 162 to 165. दिस कैन बी एन आउट परफॉर्मर एंड इट्स अ हाई बीटा प्ले. दूसरा अगेन RBL ने अभी कैश रेस किया है, 186, 8650 है. इसने भी ऑलमोस्ट 5% इक्विटी डाइल्यूट किया है. तो आई थिंक इसमें भी कैश का बहुत अच्छा एलिमेंट है. 179, 180, 150 का स्टॉप लॉस रखिए. इसका वापस 200, 205 दिखता है मुझे. ओके तो दो हाई बीटा स्टॉक्स खरीदने की राय है. एक आईबुल हाउसिंग और दूसरा RBL बैंक खरीदें. 179 हाफ के स्टॉप लॉस के साथ RBL बैंक में खरीदारी करने की राय है. 200, 205 के टारगेट के लिए बढ़ते आगे. वागले साहब हमारे साथ हैं तैयार और उसके बाद हम करेंगे रिलायंस की विशेष चर्चा. वागले साहब के लिए पहले बिगुल, वागले साहब का वंडर. स्वागत है वागले साहब आपका. बताएं सर. अनिल जी गुड आफ्टरनून. दीपांशु गुड आफ्टरनून. मुझे भी RBL बैंक अच्छा लग रहा है. मॉर्निंग से जब से शो हमारा ये मॉर्निंग वाला शो खत्म हुआ तब से मेरे रडार पर आया था 187 पे. वही लेवल पे हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया है. अभी भी भाव बढ़ा नहीं है. 188 या 1 ही रुपए ऊपर है. मेरे हिसाब से अभी क्या भी लेना चाहिए. 184 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 200 का टारगेट है. बसिन साहब ने भी अभी रिकमेंड किया है तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों मैच होते हैं. और अगर मैं सही हो तो यही स्टॉक कुणाल जी और राकेश जी ने भी मॉर्निंग में रिकमेंड किया है. अभी मूव चालू हुई नहीं है तो एक 10 से 12 रुपए की मूव मुझे आज के दिन में ही दिखती है. बिल्कुल, तो नजर रखिए हाई बीटा फाइनेंशियल्स पर एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है. एक और मार्केट फेवरेट नेम अनिल जी से बस थोड़ी देर में रिलायंस पर बात करेंगे. उससे पहले डाबर के नतीजे आ गए हैं तो एक बार जरा कुणाल जी आप चार्ट पुल अप करिए. मुनाफा अनुमान से बेहतर आया है. हमारे अनुमान था 435 करोड़ का, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 482 करोड़ का मुनाफा आया है. और अगर YOY कंपैरिजन देखें तो 403 करोड़ रुपए से बढ़कर आया, यानी कि 20% की बढ़त आपने मुनाफे में आती हुई देखी है जहां तक डाबर का सवाल है. तो अच्छे नंबर आते हुए एटलीस्ट बॉटम लाइन फ्रंट पर तो देखें तो डाबर से अच्छे नंबर आते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा अगर आप देखें तो 2212 करोड़ से बढ़कर आय आई है 2520 करोड़ रुपए की और हमारा अनुमान था 2300 करोड़ का. तो आय में भी एक बड़ा बीट आते हुए दिखा है. अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं. टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पर ही अच्छे नंबर हैं डाबर के. देखना पड़ेगा किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी पोस्ट करती है और इंटरनेशनल कारोबार में भी क्या चल रहा है इनके. बट कुणाल जी चार्ट चेक डाबर सर क्या व्यू है 516 के लेवल पर 2% ऊपर. देखिए चार्ट भी बहुत अच्छा है दीपांशु. यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसके बहुत शॉर्ट टर्म इंट्राडे चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है. ब्रेकआउट अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है. मुझे यहाँ पर 523 524 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं. डाबर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है और इंट्राडे चार्ट्स पर ये ब्रेकआउट है. तो अगर ये 418 419 के लेवल्स को होल्ड करता है तो आपको यहाँ 425 के लेवल्स 525 के लेवल्स देखने को मिलेंगे. तो बहुत ही दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए. स्टॉप लॉस 514 के नीचे रखें. डाबर के रिजल्ट्स में जो एक बड़ी बात है दीप वो बता दूं मैं आपको, और वो सबसे बड़ी बात है और वो है वॉल्यूम ग्रोथ. वॉल्यूम ग्रोथ देखिए एक बार, वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है डाबर में. वो मैं आपको बता दूं. एक सेकंड. वॉल्यूम ग्रोथ का हमारा अंदाजा जो था वो 5 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ का था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ का जो आंकड़ा आता दिख रहा है वो 16% से ज़्यादा का.
माय गॉड 16% से ज़्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत 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 दमदार वॉल्यूम ग्रोथ है। जब 5 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ का अंदाजा था, बहुत 16.3%, 16.3% की वॉल्यूम ग्रोथ। ये वॉल्यूम ग्रोथ पूरी तरह से डाबर की री रेटिंग कर देगी। बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो रिजल्ट्स में वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है वो कमाल के 16% की वॉल्यूम ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि डाबर ने पिछली बार कब दिखाई होगी। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दमदार वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और ये वॉल्यूम ग्रोथ वाकई में बहुत जबरदस्त है। और मुझे लगता है कि स्टॉक इस पर जो रिएक्शन देगा, वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़ों पर रिएक्शन देगा। अभी तक जो स्टॉक का रिएक्शन था वो सिर्फ मुनाफे पर और मार्जिन पर था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एफएमसीजी स्टॉक्स के केस में होती है, यहाँ पर 16.3% की वॉल्यूम ग्रोथ डाबर के लिए ये बहुत कमाल की और जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और ये वॉल्यूम ग्रोथ है जो डाबर में और जोश भरने वाली। तो तगड़े नंबर्स नहीं, बहुत ही तगड़े तोड़ फोड़ जबरदस्त रिजल्ट जिसे आप कह सकते हैं वो डाबर के आते हुए दिख रहे हैं। तो डाबर के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं आपके सामने स्क्रीन पर। 16% के ऊपर की वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ मानी जाएगी। एक बार जल्दी से फिर से मैं लेवल्स आपसे ले लूं, क्योंकि डे हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी माफ कीजिएगा, मैं वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा ढूंढ रहा था, तब तक शायद आपने लेवल्स बताए भी थे, लेकिन मैं मिस कर गया। एक बार बता दें सर फिर से। अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है डाबर का। न केवल शॉर्ट टर्म बल्कि मीडियम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर सारे स्ट्रांग हैं, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 514 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट जो है वो रीसेंट हाई है, वो लगभग 525 के आसपास है, तो 525 पहला टारगेट होगा। ये लेवल निकल गए तो स्टॉक में 540 तक की दौड़ देखने को मिलेगी। तो बहुत ही दमदार स्ट्रक्चर है और जिस तरह का यहां मोमेंटम बन रहा है, 514 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 514 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉक डेज हाई पर है, 3% ऊपर अनुमान से काफी अच्छे आए हैं नतीजे, और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ में तो शानदार उछाल देखा है। अनुमान से डबल से भी ज्यादा आई है वॉल्यूम ग्रोथ डाबर के लिए। पर आइए, कुछ और कॉल्स आपके लिए तैयार हैं, जल्दी से चलते हैं सुमित जी के पास। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है L&T। 950 इसका करंट मार्केट प्राइस है। यहां से स्टॉक बाय का मूव दिखा रहा है और यहां से बाय बनता है। स्टॉक के अंदर ऑप्शंस के जरिए 960 का कॉल 21 रुपए 90 पैसे 22 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। L&T के अंदर 3 से 4 दिन की गिरावट के बाद अब ये वापस से अपसाइड मूव रिज्यूम कर रहा है और यहां से ऐसा लगता है कि L&T में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर में 975 980 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इमीडिएटली। आने वाले दिनों में 1000 प्लस के लेवल भी दिखाएगा। इसके लिए L&T में 960 वाला कॉल अभी CMP पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक का स्टॉप लॉस लगा है 12 रुपए का, ऊपर में टारगेट होगा 32 रुपए से लेकर 38 रुपए तक का। बाय L&T 960 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 12, टारगेट 32 रुपए से लेकर 38 रुपए। 2 से 4 दिन में ये देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो L&T का 960 का कॉल खरीदना है, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। इस समय नजर रखिए स्टॉक पर। शानदार एक्शन आते हुए दिख रहा है मार्केट्स में, पर एक स्टॉक जहां पर थोड़ी चिंता बनी हुई है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अनिल जी, इसी पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा सर, क्योंकि कल हमने एक बड़ा ब्रेकडाउन देखा, आज थोड़ा रिवर्सल आया जरूर था इस स्टॉक में, पर बाजार की चिंता अभी भी बनी हुई है और सारी गेन स्टॉक ने फिर से गवा दी है। चल क्या रहा है रिलायंस में सर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें भी चल रही हैं, कई सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है रिलायंस में सर? अचानक से कल गिरावट के बाद सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्टिव हो गई है। कल अलग तरह की खबरें चल रही थी और आज कुछ अलग तरह की खबरें चल रही है। आज खबरें ये चल रही कि रिलायंस की 2 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बड़े अनाउंसमेंट आने वाले हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि रिलायंस की तरफ से किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हो रही है। हमने कंपनी सर्कल से जानने की और समझने की कोशिश की कि क्या किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है, तो उन्होंने इसके लिए मना किया है। और दूसरी बात, ऑफिशियली अनऑफिशियली जिस तरह की जो खबरें चल रही है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं है, वो खबरें भी सारी गलत बताई जा रही हैं। तो जो रिलायंस के इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर परेशान है कि क्या होगा आगे, के क्यों स्टॉक गिर रहा है, और जिन र्यूमर्स के दम पर कल गिरा था वो बेबुनियाद है, मतलब नहीं है। बिना मतलब लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
हाँ, नतीजों पर रिएक्शन था डेफिनेटली, और नतीजे इतने ख़राब भी नहीं थे जितना स्टॉक गिरा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जब गिरावट होती है तो कई सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। कई बार एफआईज जो पिछले 2-3 दिनों में बेच रहे हैं तो वो वही स्टॉक बेचना प्रेफर करते हैं जो लिक्विड है और जो आसानी से बिक जाए, और यही वजह की एफआईज की देखिए तेजी की पोजीशन काफ़ी कुछ कम हुई है। तो मेरा ये समझना है कि जो लोग रिलायंस लेकर बैठे हैं उन्हें बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 10% की कमजोरी के बाद रिलायंस का स्टॉक नेचुरली काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर आ जाता है, और अगर आप टॉप से देखें तो करीबन मेरे ख्याल से 15% के आसपास रिलायंस का स्टॉक करेक्ट कर चुका है। तो इन लेवल्स पर बेचना नहीं है। जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है, देखिए ट्रेडर्स के लिए ये ज़रूरी है दीप कि या तो ये 1915-1920 के ऊपर फिर से क्लोज दे तो स्टॉक फिर से जो गिरावट का सिलसिला है वो खत्म कर देगा, या 1850 के नीचे जाकर बंद हो तो खराब होगा। तो अदरवाइज मेरा ये मानना है कि जितना खराब होना था वो रिलायंस हो चुका, चाहे वो अफवाहों के दम पर खराब होना हो चाहे रिजल्ट के दम पर। यहाँ से और कमजोरी फ्रेश नहीं बनेगी अनलेस बाजार गिर जाए। बाजार के साथ तो खैर सबको गिरना बढ़ना है, वो अपनी जगह है। अदरवाइज रिलायंस स्पेसिफिक जो कमजोरी थी वो कमजोरी मेरे ख्याल से अब खत्म हो चुकी। तो अगर 1850 के नीचे रिलायंस बंद होता है तो ही आपको डरने घबराने की जरूरत है, और 1910-1920 के ऊपर बंद होता है तो रिलायंस वापस से ऊपर की तरफ की चाल पकड़ेगा। तो ये दो लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, और जिन लोगों के पास है रिलायंस के स्टॉक वो होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अब अगर आप बेचने की सोचें तो आप थोड़ा लेट हो चुके हैं। बेचना था तो शायद रिजल्ट के पहले बेचना था, लेकिन रिजल्ट के पहले अब नहीं बेचा है। तो अब मेरे ख्याल से जब खबरें आम होने लगे, सब लोग अलग अलग तरह की अफवाहें र्यूमर्स फैलाने लगे, तब बेचने का वक्त नहीं है। अगर आप एक चीज़ समझ लीजिए, आम इन्वेस्टर ट्रेडर होने के नाते अगर कोई खबर आएगी तो सबसे लास्ट में आपको पता चलेगी, जो कि अनऑफिशियली, स्पेशली ऑफिशियली होगी तब तो सबको पता चलेगा, और ऑफिशियली ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिलायंस की पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें, और हो सकता है आपको कहीं अच्छी खबर और सुनने को मिले और फिर आप पछताएं कि हमने 2200-2300 में नहीं बेचा और अब बेच रहे हैं, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान कर जाएं। तो मेरा बहुत साफ मानना है, रिलायंस इज कंप्लीट क्लियर कट होल्ड। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से धीमे धीमे खरीदने का मौका है। रिस्क बाजार की हमेशा है, वो रहेगी, लेकिन बाजार के अलावा अगर आप रिलायंस स्पेसिफिक रिस्क को लेकर डरे हुए हैं तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बार 1910-1920 के ऊपर निकल कर टिक गया तो फिर आप देखिए जो शॉर्ट कवरिंग और जो खरीदारी होगी वो देखने लायक होगी। तो बिल्कुल क्लियर कट अफवाहों पर आप ध्यान न दें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, ये अफवाहें हैं, सही है कि बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, 2 बजे कोई मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल क्लियर कट रिलायंस में बने रहें, ये एकदम साफ ओपिनियन दे रहा हूँ। और मैं आमतौर पर जनरली दीप इस वक्त ऐसे स्टॉक्स पर बहुत बात करना बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, लेकिन पिछले कल से और आज से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, स्पेशली इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स तो खैर अपने अपने सवाल पूछते रहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी समय से, किसी ने 1200 में लिया है, किसी ने 1000 में, 1800, 1500, सब लोग वो चिंता कर रहे हैं कि क्या प्रॉफिट ले लें, निकल जाएं, बुक कर लें। तो मेरी बहुत साफ राय है, जिनके पास रिलायंस इन्वेस्टमेंट के तौर पर पड़े हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स घबराएं नहीं, थोड़ी अफवाहें चल रही हैं उसे इग्नोर करिए। स्टॉक में परेशानी नहीं होनी चाहिए, और कंपनी की तरफ से भी कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं आया है जिसकी वजह से मार्केट में इतना डर फैला हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये है आपके लिए पूरी की पूरी अफवाहें अनिल जी आपके लिए क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। फिर आइए अब एक्शन को आगे लेकर चलते हैं और जान लेते हैं कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर खबरें आ रही हैं, साथ ही कुछ ऐसे अहम इवेंट्स जहां पर मार्केट्स की नजर है। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, बताइए इस समय के कौन से अहम इवेंट्स पर मार्केट्स की नजर है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। निफ्टी स्पेस में अदानी पोर्ट्स एंड फार्मा के नंबर्स अब भी आने बाकी है और वायदा बाजार में पीवीआर के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा भारतीय समय अनुसार आज 4:30 बजे से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग होगी, आज 4:30 बजे से हमारे लिए ये एक इवेंट है और कल सुबह रुझान आते दिखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अजंता फार्मा की बायबैक पर बोर्ड बैठक होने जा रही है कल। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में एसबीआई, वायदा बाजार में अपोलो टायर्स, पिडिलाइट, ल्यूपिन, एचपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, पेट्रोनेट, एलएनटी, एसआरएफ जैसे तमाम नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एचपीसीएल नतीजों के साथ बोर्ड बैठक में बायबैक पर भी चर्चा होगी। साथ ही कैबिनेट की जो बैठक है कल बुधवार का दिन है 10:30 बजे होती हुई दिखेगी।
टाटा मिस्त्री मामले में अंतिम सुनवाई होने की संभावना कल के लिए है। यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू हो जाएगी। गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी तो रहेगी ही, साथ ही वायदा बाजार में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कॉनकॉर, टोरेंट पावर, बर्जर पेंट्स जैसे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक खत्म होगी और यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आती हुई दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले पर अगली सुनवाई जो है वो अब गुरुवार के दिन होती हुई दिखेगी, यानी कि 5 नवंबर को ये अगली सुनवाई होती हुई अब दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल निवेशक से बातचीत करेंगे। L&T 18 रुपए के स्पेशल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 5 नवंबर तय की गई है। साथ ही मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के टेंडर के लिए पहली प्री बिड मीटिंग जो है वो गुरुवार को होती दिखेगी। और अंत में स्पाइस जेट बांग्लादेश के लिए 8 नई उड़ानें जो हैं 5 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे कुछ अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण के पास खबरों वाले स्टॉक्स के लिए चलें, उससे पहले राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं। बिगुल बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है और ये चार्ट कॉर्नर से ज्यादा टेक्नो फंडा पिक है जिस पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, जिसके चार्ट में एक बहुत विशालकाय सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न विकसित हो रहा है काफी अरसे से, और उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में दीपांशु हमें देखने को मिल रहा है। इस ब्रेकआउट का इंतजार हम कई सप्ताह से कर रहे थे। तो टेक्निकली चार्ट बहुत मजबूत है, फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बड़ी तेजी स्टॉक में आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगी, इसके लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओवर टू राकेश। चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया है, नीचे में राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है। इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। 654 654 का स्टॉप लॉस है, 740 740 पहला टारगेट, 760 760 दूसरा टारगेट और रिलैक्सो फुटवेयर को खरीदने की राय है। ओके, 740 760 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए रिलैक्सो फुटवेयर, ये है आपके लिए एक्शन। और हम वरिंदर बंसल ने भी स्टॉक के बारे में बात करी थी। रिजल्ट एक्सरे में जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी है इस स्पेस के बारे में, और तब से देखिए स्टॉक में भी जान आई हुई है। 3% ऊपर है फिलहाल ट्रेड में। पर आइए कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स पर नजर डालते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए आज मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स एक्शन में आए हैं? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो डाबर के रिजल्ट्स अभी आए, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है। इसके अलावा और काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए। उसमें रैमको इंडस्ट्रीज है जिसके नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 51 करोड़ से बन के 79 करोड़ पे आया है और मार्जिन 10.5% से बढ़ के 16.5% 16.2% पे आया है। वरुण बेवरेजेस, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं, जहाँ की मुनाफा 81 करोड़ से बढ़ के 153 करोड़ पे है, मार्जिन 18.3% से बढ़ के 20.8% पे है। तो ये एक अच्छा सरप्राइज था। प्रिज्म जॉनसन घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। 100 करोड़ के घाटे के मुकाबले 45 करोड़ का मुनाफा किया है कंपनी ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे वीक है, स्टॉक में आज गिरावट भी है। यहाँ पे मुनाफा 32 करोड़ से घटकर 7.1 करोड़ पे आया है। एफएल फाइनेंस, यहाँ नतीजे अच्छे हैं। 16 करोड़ के घाटे के मुकाबले 41 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है। आर सिस्टम, यहाँ पे जो कंपनी के नतीजे हैं ये भी अच्छे। कंसोलिडेटेड मुनाफा 11 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़। एरिस लाइफ, यहाँ पे जो मुनाफा है 93 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़। और मुथूट फाइनेंस, एनपीएस में सुधार हुआ है, 2.56 करोड़ से घटकर 1.26%, लेकिन मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 861 करोड़ से बढ़कर 891 करोड़। इंडसइंड बैंक, यहाँ एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है कि यूज व्हीकल फाइनेंस का जो अलग कारोबार है वो इंडसइंड बैंक शुरू करने वाला है। बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये कॉल थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए ट्रम्प साहब जिम्मेदार है और उसके बाद आप जिम्मेदार हैं। कॉल जी बताइए। कॉल है बजाज फाइनेंस, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, 3510 के लेवल पे आया है। अभी उसके ऊपर एक 7-8 रुपए ऊपर निकल गया है, तो यहाँ से लेकर 3510 तक आप बाय करें। 3480 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मुझे लगता है आज और कल में 3570 यहाँ से कम एक 50 रुपए की मूव आनी चाहिए। ओके, तो 50 रुपए की मूव के लिए तैयार हो जाइए। 3570 का टारगेट है, फिलहाल 3520 पर बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है।
रखिए स्टॉप लॉस 3480 का। बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है जहां पर अच्छे एक्शन बनते हुए दिख रहा है, पर कई और स्टॉक्स हैं बाजार में जहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अब डेज हाई पर है, 5.5% की तेजी के साथ फ्रेश खरीदारी वहां पर आती हुई दिख रही है और वो भी बाजार को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। रैमको सीमेंट, सुबह इसके बारे में बात करी थी, वहां पर भी बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। बजाज फिनसर्व में भी खरीदारी आ रही है, तो बजाज फाइनेंस के साथ साथ बजाज फिनसर्व भी इस समय एक्शन दिखा रहा है। नितिन जी भी हमारे साथ है। नितिन जी, आपसे भी एक व्यू जानना चाहूंगा और स्पेशली फ्रंटलाइन बैंक्स पर। आईसीआईसीआई बैंक का पिछले 2 दिनों से बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है सर, क्या ये रैली चलती रहेगी? और आईसीआईसीआई के साथ एक बार एसबीआई पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि 185 से 200 प्लस एसबीआई आ गया है, अब यहां पर कितना अपसाइड है सर? देखिए, पूरे बैंकिंग में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट में पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक में ही है। और आईसीआईसीआई बैंक ये जो रैली 2 दिनों में 1600 पॉइंट 1700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में आई है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर आईसीआईसीआई बैंक है। और पोजीशन इस तरीके से है, मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक 460 की तरफ जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। बट आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन बहुत ज्यादा है और ये जो शॉर्ट पोजीशन एक्सपायरी के बाद बनी वो भी टैप हुई है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 430 के आसपास का, और लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। या फिर अगर फ्यूचर्स में लॉन्ग है तो पुट हेज कर ले, यानी कि थोड़े से नीचे की पुट ऑप्शन बाय करके अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, जिसको हम पुट हेज बोलते हैं अगेंस्ट फ्यूचर लॉन्ग पोजीशंस। पॉजिटिव है। और उसी तरीके से एसबीआई में भी देखेंगे तो रोलओवर्स के बाद उसमें काफी पोजीशंस बन रही है, और पीएसयू बैंक्स में एसबीआई में सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई को भी होल्ड करना चाहिए। 195 का स्टॉप लॉस बन रहा है, और इवेंट रिस्क को अगर मैनेज करना है तो इसमें पुट हेज कर सकते हैं, यानी कि आप 200 रुपए की पुट ऑप्शन फ्यूचर के अगेंस्ट आप बाय करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर पुट में लॉस होगा तो थोड़ा लॉस होगा, और अगर कुछ पॉजिटिव इवेंट पैन आउट होता है तो एक बड़ी तेजी आपको एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में मिल सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बाय होल्ड करें और साथ में पुट हेज पोजीशन रखें, जिससे आपको रिस्क अनलिमिटेड नहीं। पर आपके लिए राय नितिन जी की तरफ से। आइए, बज चुके हैं 3:30, 2 काम होते हैं, माफ कीजिए 2:30, 2 काम होते हैं इस वक्त। एक तो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी और दूसरा है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। तो चलिए एक काम करते हैं, सेठी साहब तैयार है, पहले सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए और उसके बाद हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी पर करेंगे बात। तो सेठी साहब के लिए भी गुड। सेठी साहब, स्वागत है आपका। सर, करिए शुरुआत, कितनी पिक से पहले तो ये बताएं, 1 या 2? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू संदीप बागले जी। जहां तक आज की पिक्स का सवाल है अनिल जी, 2 पिक्स हैं, दोनों ही फ्यूचर स्पेस से है, खरीदारी की सलाह दोनों में। और आपकी हेवल्स तो, हाँ, आपकी तो हेवल्स तो कमाल करती हुई दिखिए। तगड़े रिजल्ट्स के पहले जो आपने खरीदारी करने की राय 725 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 725 के आसपास जो आपने खरीदारी करने की राय दी थी, वहां से स्टॉक जो भागा है नॉन स्टॉप, माय गॉड। आज तो फिर भी थोड़ा नीचे हुआ, नहीं तो लगभग 100 रुपये ऊपर हो चुका था। तो पहले तो उसके लिए बधाई स्वीकार करें। अब बताएं सर, आप कह रहे हैं 2 पिक्स है, दोनों खरीदारी वाली, पहली कौन सी? थैंक यू सो मच अनिल जी। कई बार तो हम लोग भी अपनी कॉल्स देख के भूल जाते हैं, रोज की रोज 2-4 कॉल्स रहती है, बट आप नहीं भूलते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। हेवल्स के कॉल में लोगों के अच्छे पैसे बने होंगे। और आज जो 2 कॉल्स है, दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। जो पहला स्टॉक है वो एक फार्मा स्टॉक है, कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए अनिल जी, ये जो कंपनी है, इन्होंने भी कोविड-19 के लिए जो मेन ड्रग आती है फेविपिराविर, उसको इन्होंने भी लॉन्च करा। इनका जो ब्रांड है फेबिफ्लू, वो काफी पॉपुलर है, और मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे हम फार्मा कंपनी से देख रहे हैं, जैसे हमने कल कैडिला के नतीजे देखे, ये कंपनी के भी 6 तारीख को यानी शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। करंट लेवल्स में 476 के लेवल्स पे नवंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 495 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 467 का। तो ग्लेनमार्क पे खरीदारी करने की सलाह है। 457 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ग्लेनमार्क में 478 के आसपास नतीजे रहेंगे शानदार, और बिल्कुल मिड कैप फार्मा कंपनियों में जो नतीजे आ रहे हैं। आप देख लीजिए, कैडिला को 10% स्टॉक भागा था। कैडिला सुबह जब हमने देखा था, और स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी नतीजों के बाद। शानदार खरीदारी, और ग्लेनमार्क भी वैसे ही दमदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस ग्लेनमार्क से आने की पूरी संभावना, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक सर? स्टॉक अनिल जी एक बोल्ड कॉल है। बाजार में जो बाजार की दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज,
अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आपके भी व्यूज सिमिलर ही है। मुझे लगता है ये जो 1880 के लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अवेलेबल है, एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर किसी का नजरिया है तो खरीदारी करने का। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 1860 का, और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिन 2 दिन में ही वापस से 1950 के लेवल्स आ सकते हैं। इस स्टॉक में ये 1880 के लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। ओके, क्या बात है, गजब, वाह, आपके मेरे विचार बड़े मिलते जुलते हैं। तो रिलायंस में सेठी साहब की तरफ से भी खरीदारी करने का है। और सेठी साहब, मैं तो इसलिए कवर कर रहा था कि काफ़ी लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि रिलायंस में क्या करें क्या नहीं करें। लोगों को कल की गिरावट के बाद अलग अलग तरह की खबरें जो चल रही है आपने भी सुनी होगी। ट्रेडिंग कॉल तो अपनी जगह, इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय है? क्या इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? अनिल जी, मैं तो अभी भी इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी खबरें हैं वो सब र्यूमर्स है, और मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ भी ध्यान देते हुए ये स्टॉक को इतना गिरना चाहिए था। नतीजे थोड़े बाजार की उम्मीदों से कुछ फ्रंट पे कमजोर होंगे, बट दैट डिड नॉट मीन कि द स्टॉक शुड हैव फॉलन बाय मोर देन 10% इन अ डे। और ये जो लेवल्स आए हैं बहुत ही अच्छे लेवल्स, और डाउन द लाइन सबको पता है कि आने वाले 6 महीने में, 9 महीने में, जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है कि ये जो कंपनी है ये 3 बड़े बड़े बिजनेसेस में डीमर्ज होने के पूरे चांसेस है, जो कि मैनेजमेंट ने कई बार उसके इंडिकेशंस भी दिए हैं। मुझे लगता है जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग के लिए स्टॉक तैयार रहेगा। तो जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनको तो इन लेवल्स पे सोचना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड करना ही चाहिए। बाकी फ्रेश खरीदारी भी, जिनका 9 से 12 महीने का नजरिया है, इन स्टॉक को करंट लेवल्स पे मैं तो बहुत ही एम्फेटिकली बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे कि जो भी रूमर्स चल रहे हैं उसको इग्नोर करिए, कंपनी पर फोकस करना बेहतर है। ट्रेडिंग पिक के लिए भी सेठी साहब रेकमेंड कर रहे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और अनिल जी ने भी कहा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भरोसा रखिए। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए और रिलायंस पर भी व्यू बताने के लिए। चलिए अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं इस समय मार्केट्स पर स्ट्रैटेजी क्या है। सर, इलेक्शन से पहले जैसे ट्रम्प साहब अभी डांस कर रहे थे, ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव हैं इस समय और पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सर देखिए 300 अंकों से ज्यादा ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स इस समय दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में लगभग 1% की तेजी है। हालांकि कल की तेजी में नैस्डैक ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर नैस्डैक फ्यूचर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। और यूरोप के बाजारों से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। 1.5% की तेजी वहां पर भी दिख रही है। कच्चे तेल में भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। और साथ ही एशिया के सारे बाजार आज पॉजिटिव क्लोज हुए थे। जापान ऑफ कोर्स बंद है, बट हमने देखा कि हांगकांग में तो लगभग 2% की तेजी थी। तो ग्लोबली बढ़िया एक्शन चल रहा है और उसमें भारत के बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बताइए सर, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरनाइट ग्लोबल रिस्क तो हमेशा हैं। भले ही डाउ फ्यूचर्स आपको मजबूती दिखा रहे हैं, सब कुछ है, वो अपनी जगह। और वो इलेक्शन के वक्त हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर जानता है किस तरह की रिस्क होती है। एक बार उसको अलग रखकर आप देखें तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार में स्ट्रांग मोमेंटम है और ये खरीदारी का वक्त अभी भी दिखा रहा है। तो ट्रेडर्स अपने रिस्क को समझते हुए वही आप फॉर्मूला फिर से लगाएं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये मानकर चलें कि अगर बाजार हमारी उम्मीद के विपरीत उल्टा खुले, कमज़ोर खुल जाए, या आप कमजोरी की सोचें मजबूत खुल जाए, वो रिस्क आप मैनेज करके चलें। तो वो रिस्क मैनेज करने का 2 तरीका है। या तो एक कि आप क्वांटिटी कम रखें, दूसरा ये कि आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें, भले ही वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा हो। दोनों ही इंडेक्स बेहद मजबूत दिख रहे हैं, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। पहले निफ्टी का विश्लेषण कर दूं मैं आपके सामने। 11,800 यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर आज 11,750 के ऊपर बंद होता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो दीप एक बार की ऐसा लगेगा कि अपना करेक्शन 11,525, 550, 535 का जो लो बना है वो पूरा कर चुका है और ट्रेंड फिर से आपके लिए ऊपर की तरफ का बन सकता है। तो 11,800 के आसपास चल रहा है, और अगर गलती से 11,825 के ऊपर बंद हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो और भी मजबूती होगी। तो मेरे लिए 11,750 के ऊपर की क्लोजिंग भी अपने आप में अच्छी है। और लगातार पिछले 3 दिनों से हम कह रहे हैं, 4 दिनों से, कि 11,650 के नीचे जब तक बंद नहीं होता डरिए मत, घबराइए मत। और एक दिन 11,642 आप मान लें, अदरवाइज इफेक्टिवली 11,650 के नीचे बाजार बंद हुए नहीं है।
तो क्लोजिंग बेसिस पर बाजार ने अपने लेवल को होल्ड किया है, और अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर एक मजबूत क्लोजिंग हो जाती है और 11,800 के ऊपर की होती है तो फिर तो कहना है कि आप बहुत ही बढ़िया। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है बाजार यहाँ से भी एक अच्छा उछाल दिखाने के लिए तैयार है। 11,800 के पार निकलने के बाद हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी और होती हुई दिखेगी, और आखिरी पौन घंटे में जब हम जा रहे हैं तो मुझे लगता है 11,800 का एक कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। 12,000 का सामने एक कॉल ऑप्शन बेच दे, ये आपके लिए ट्रेड निफ्टी में बन सकता है। तो निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आज के दिन का जो लो है 11,723, ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर में 11,850 11,875 के रखने चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 25,650 मेरा फाइनल टारगेट था, जो आ चुका है आज के लिए सारे टारगेट्स आ चुके हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी भी बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और तेजी के लिए तैयार है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट ऊपर अब फेवरेबल नहीं है। अब अगर 25,650 के ऊपर बंद देता हुआ दिखेगा तो 3:20 पर डिसाइड करेंगे कि क्या फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जाए। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन ऑलरेडी है वो चाहें तो 26,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं ताकि उनकी हेजिंग हो जाए। आपकी तेजी की पोजीशन है, होल्ड करें। प्रॉफिट बुक करना चाहें तब भी 25,650 परफेक्ट लेवल है जहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अगर आपको फिर से खरीदारी करनी है, थोड़ा नीचे आने दें, ये लगभग 25,450 के आसपास आए, 25,400-500 के रेंज में, तब खरीदना चाहिए, अभी नहीं। तो थोड़ा नीचे आए फिर देखिए। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर अभी खरीदने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है तो वो निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में कम है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड आपको लेकर चलना चाहिए। तो चलिए, ये हुई आपकी डेटा की बात, और डेटा में भी साफ तौर पर इशारा वही करा। एक चीज और डेटा में जोड़ना चाहता हूं दीप, वो ये कि बैंक निफ्टी भले ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल कम है लेकिन गिरेगा नहीं, और उसकी वजह यह है दीप के 25,500 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में लगभग 27 लाख शेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना है। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी गिरेगा नहीं, ये मानकर चलें। गिरावट में खरीदारी ही आपको करनी है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर रहा है। ओके, आइए बढ़ते आगे, और नितिन जी हमारे साथ हैं, और नितिन जी की तरफ से आ रहा है अब हीरो या जीरो कॉल। क्या बात है, आज तो मंगलवार है, ट्यूसडे के दिन ही हीरो या जीरो कॉल, गजब। आमतौर पर इस हीरो या जीरो कॉल का इंतजार आप वेडनेसडे और थर्सडे को करते हैं, बुधवार को और गुरुवार को, जब वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी का दिन होता है। लेकिन आज लगता है नितिन जी कुछ तगड़ा और जबरदस्त कमाल करने के मूड में। तो आइए नितिन जी के लिए बिगुल, हीरो या जीरो ट्रेड। नितिन जी, ये तो बेमौसम बरसात वाला मामला हो गया। तो आज ही मंगलवार को हीरो या जीरो ट्रेड, बताएं सर, क्या कॉल देना चाहते हैं और क्यों? देखिए अनिल जी, लॉजिक ये है कि कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो ऑप्शंस के प्रीमियम क्या तो बहुत तेजी से टूटेंगे या बहुत ज्यादा फेवरेबल ट्रेड मिलेगा अगर डायरेक्शन राइट हुआ तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे 12,000 की कॉल ऑप्शन लूंगा जो 40 रुपए में मिल रही है। 12,000 की कॉल ऑप्शन 40 रुपए में मिल रही है जो परसों एक्सपायरी की है। और अगर कुछ नेगेटिव मार्केट होती है तो इसका प्रीमियम बहुत तेजी से टूट जाएगा। यानी एक लॉट में आपको 3,000 का मैक्सिमम रिस्क है जो आप पूरा का पूरा लूज कर सकते हैं। तो वो देख करके इस ट्रेड को करें। और अगर कुछ पॉजिटिव आता है और डेटा में जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है, लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रैप हो गई है पोजीशन। और बैंक निफ्टी में जो मैंने डेटा देखा है उसमें करीब बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। परसों बाइंग हुई थी, कल भी बाइंग हुई है और आज भी बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है। तो डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूव मिल सकती है और 12,000 के ऊपर भी हम लोग निकल सकते हैं नेक्स्ट 2 दिनों में। तो उसको देखते हुए मैं 12,000 की कॉल ऑप्शन बेट कर रहा हूँ, इसको हीरो जीरो मान करके। और ये 40-41 रुपए में आपको मिल जाएगी। टारगेट हम परसों देखेंगे एक्सपायरी वाले दिन जो भी टारगेट मिलेगा, बट इसमें जो स्टॉप लॉस अभी कुछ नहीं रखेंगे और इसको हीरो जीरो ट्रेड समझ करके 12,000 की कॉल लेंगे। इसमें आप लिमिटेड ट्रेड करें, कम लॉट्स में लें, छोटा 1-2 लॉट में ट्रेड करें जिस हिसाब से आपका रिस्क है। ये मान करके कि 3,000 मेरे लॉस भी हो सकता है और आने को मुझे 10 से 15,000 का प्रॉफिट भी आ सकता है। तो ये 12,000 की कॉल ऑप्शन लेने की रिकमेंडेशन। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है। हीरो या जीरो ट्रेड में ये मानकर चलें कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो प्रीमियम पूरी उड़ सकती है, खत्म हो सकती है, उसी लिहाज से आप ट्रेड करें। और 40 रुपये का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में बड़ा नहीं होता, और पर लॉट अगर 3,000 रुपये के रिस्क है तो आप उतना ही खरीदिए जितना आपको लगेगी 3,000 का मेरा नुकसान हो जाएगा तो मुझे चलेगा। नहीं तो कई बार ये होता है हीरो या जीरो ट्रेड में लोग फिर ये अफसोस करते कि अरे ये हो गया। ये ट्रेड है ही इसी के लिए, हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए, जो अगर ये समझे कि मेरे ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो गई तो मुझे चलेगा। आप ये मानकर चलिए कि आपका
आपका जीरो हो जाएगा और उसके बाद अगर प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन रिस्क उतनी ही लें क्योंकि हीरो या जियो ट्रेड और ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। मैं नितिन जी मैं खुद सोच रहा था कि कोई अच्छा सा ऑप्शन ढूंढा जाए, लेकिन आपने वो काम आसान कर दिया और ये परफेक्ट 12,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की जो राय है, इनफैक्ट मैं नितिन जी के साथ हूँ इस मामले में। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप चाहें तो नितिन जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 12,000 का कॉल ऑप्शन लेकर क्या 12,200 का एक कॉल ऑप्शन बेचा जा सकता है अगर किसी को रिस्क कम करनी है तो। वैसे तो 12,000 के कॉल ऑप्शन में भी कोई खास रिस्क नहीं है, लेकिन क्या 12,200 का बेचने का सोचना चाहिए जिसमें 10-15 पॉइंट अगर और प्रीमियम आ जाए तो काम अच्छा हो जाए? करना है तेजी की तरफ, तो इससे बेहतर स्प्रेड नहीं बन सकता, क्योंकि आप 30 रुपए का रिस्क पे 170 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये भी बहुत बेहतर है, कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लिमिटेड रिस्क में काम करना है तो। अदरवाइज नेकेड भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो 10 रुपए प्रीमियम आपको वापस मिल रहे हैं, तो अगर आपको बड़ा खेलना है, कुछ बड़ा मूव आ सकता है, तो नेकेड लेके जाए तो वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। 200 की बेच सकते हैं 12,200। ये भी आपका एक काम कर सकते हैं, 12,000 का कॉल भी खरीद सकते हैं और जिनको थोड़ी रिस्क कम करनी है तो 12,200 का कॉल ऑप्शन बेच भी सकते हैं। बैंक्स बेहद मजबूत दिख रहे हैं। चोपड़ा साहब आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या अब भी कहीं कोई बैंक्स में खरीदारी का मौका है? अब महंगे और बढ़े हुए प्राइवेट बैंक्स खरीदें या फिर सरकारी बैंकों पर विचार करें? आपकी प्रीफर्ड टॉप बैंकिंग पिक कौन सी होगी सर? नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कि इतने बड़े इवेंट पे हम बैठे हैं तो जो भी नई खरीदारी करनी है अनिल जी, मुझे लगता है कि एक आध दिन रुक के करनी चाहिए, नंबर 1। अगर मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी है या कोई भी शक शुबा है वो निकल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मेरी चॉइस पूछें तो मुझे लगता है कि बहुत सारा वैल्यू है सरकारी बैंकों में भी, जहाँ पर SBI मुझे सबसे अच्छा लगता है, फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है कि इनमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है आने वाले समय में और जो वैल्यूएशन है इसमें काफ़ी कन्विंसिंग है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो मुझे अभी भी एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक्सिस में अच्छी तेज़ी बन सकती है और संभवतः ये आपको 550-600 की तरफ जाता दिखेगा। थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। तो मेरी ये सलाह है कि आज का दिन जाने देते हैं और कल जैसा रिजल्ट आता है उसके बाद इन बैंकों में खरीदारी करी जा सकती है। अगर कोई गिरावट भी है, क्योंकि अच्छी बैंक निफ्टी में तेज़ी देखी है हमने, लगातार तीसरा दिन है जब हम तेज़ी देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा वेट करना बनता है। अगर करेक्शन में मिलता है तो ये तीनों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। एक प्राइवेट बैंक SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही एक्सिस। चोपड़ा साहब को पसंद है SBI पर। थोड़ी देर पे उसके अर्निंग्स का प्रीव्यू भी जानेंगे पूजा के साथ, पर उससे पहले सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 159 और स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, जिसका सिंबल है CUB। सिटी यूनियन बैंक जिसका सिंबल है CUB। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है दीपांशु। स्टॉक के अंदर पहला रीजन मार्च 2020 का हाई टूट रहा है, दूसरा रीजन चैनल ब्रेकआउट है, तीसरा रीजन 200 DMA लेवल्स को आज ये तोड़ रहा है, चौथा रीजन वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। अब पोजिशनल ट्रेड लेना है ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में सिटी यूनियन बैंक के अंदर 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसको CMP पे खरीदारी करें, जिसने ले रखा है वो होल्ड करें, नीचे में 152 रुपए का आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक के जल्दी ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। आज की क्लोजिंग 159-160 के ऊपर आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा 170 से 180 के टारगेट्स के लिए, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी सिटी यूनियन बैंक के अंदर।
ये करना है आपको ट्रेड इस पर बाय वाला, और हमने देखा तो भी था कि नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं और आज सुबह हाईलाइट भी करे थे आपको कि किस तरह से स्टॉक में एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर नज़र रखिए, थोड़ी देर में जानेंगे कि SBI इसके नतीजे कैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बाजार की एक्सपेक्टेशन अब काफ़ी हाई हो गई है। पर SBI के साथ साथ PVR इसके भी नतीजे आने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि PVR पर बाजार का क्या अनुमान है। कुशल हमारे साथ उसके लिए तैयार है। कुशल बताइए, PVR क्या अनुमान लगा रहा है बाजार? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा था सिनेमा घरों के लिए, वो तो 15 अक्टूबर से ये खुलते हुए नजर आए थे पूरे देश भर में। पर उसके पहले वाली जो तिमाही थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू अप्रैल से जून महीने की जो तिमाही रही है, क्योंकि सिनेमा हॉल जो थे वो बंद थे तो फुटफॉल्स डेफिनेटली नहीं था। पर कहीं ना कहीं जो रेंटल सेविंग्स है वहाँ पर जो है इनकी पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए थे, जिस वजह से इनकी जितनी लॉस होनी चाहिए थी उतनी लॉस होती हुई नहीं दिख रही है। 48 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बार 130 करोड़ घाटा मनमार करके चल रहे हैं। और साथ ही कंपनी की जो आय है वो एक्चुअली नील थी, 4 करोड़ की आय जो है इनकी अदर इनकम से हो सकता है आती हुई नजर आए। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी घाटा है, 317 करोड़ जो है ये आंकड़ा था कामकाजी मुनाफे में, अब 85 करोड़ का घाटा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स तो डेफिनेटली जो है आपको म्यूटेड ही नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी एक्शन जो है हमें इनकी आय में देखने को नहीं मिला है। तो ये है PVR, यहाँ पर किराया बचाया है। आजकल के तो जमाने में भाई साहब जो बचा ले वही कमाई है, तो बचने की वजह से नुकसान कम हो सकता है। ये है नतीजों का अनुमान। देखते हैं कैसे आते हैं रिजल्ट्स। लेकिन आइए रिजल्ट्स पर आगे और करेंगे विस्तार से बातचीत। तब तक वसीम साहब एक बार फिर से हमारे साथ हैं, कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और वक्त है उनसे उनकी BTST पिक्स लेने का। स्वागत है वसीम साहब, एक बार फिर से आपका। बताएं सर आपके अपडेट्स और साथ ही फ्रेश कॉल्स BTST के लिए आज से। तो सुबह के जो पीएस है सर वो खड़े हैं, iBulls, RBL बैंक, ये सब आपका ले रखी है। सन टीवी भी ले रखा है, वो भी आपको कह रखा है। अब एक ही कॉल है सर कल के लिए, वो भी फाइनेंशियल है। L&T फाइनेंस लीजिए 64 साढ़े 64 में, 62 का स्टॉप लॉस रखिए, 72 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए एक और NBSE खरीदारी करने की राय। 64 रुपए 50 पैसे में L&T फाइनेंस में करे खरीदारी, 62 का स्टॉप लॉस, 72 का टारगेट। ये है बसिन साहब की तरफ से BTST पिक्स आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही। तो ये बसिन साहब की तरफ से आपके लिए एक और पिक। आइए बढ़ते आगे और कुछ और SBI ये भी अपने नतीजे देने की तैयारी में कल, और नतीजों से पहले देख लेते हैं किस तरह के आ सकते हैं रिजल्ट्स। पूजा तैयार है बताने के लिए। अनुमान, पूजा बताइए। देख रही मिले जुले रह सकते हैं। पहले जो अच्छे नतीजों में जो अच्छा दिख सकता है वो हम आपको बता देते हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर इस बार माना जा रहा है कि पिछले कई तिमाही में 5 तिमाही तक हमने पीछे का ट्रेंड देखा, उसमें ग्रॉस NPA सबसे निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। 5.2% के आसपास ये आंकड़ा निकल कर आ सकता है। और प्रोविजनिंग में भी सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो कमी देखने को मिलेगी। स्ट्रेस एसेट में भी यहाँ पर राहत थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉरिटोरियम बुक में भी हम देख रहे हैं कि SBI लगातार काम कर रही है। जो भी प्रोविजनिंग को करना था वो पहले ही कर चुके हैं और अब इस फ्रंट पर ज्यादा कुछ दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इनके कोर प्रदर्शन की बात करें यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पर, तो वहां पर थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने का अनुमान है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ओवरऑल क्रेडिट डिमांड कमजोर चल रहा है उसका कुछ असर SBI के बुक्स पर भी देखने को मिलेगा, इनके लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में। और इसी वजह से हमारा अनुमान है कि जो ब्याज से आय होगी उसमें केवल 9% की ही ग्रोथ देखने का अनुमान है। अन्य आय में भी यानी कि इनके फी इनकम में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी और इसी वजह से मुनाफा भी मामूली 5% की बढ़त ही दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर थोड़ी धीमी ग्रोथ रहेगी, लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहां पर नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा, क्योंकि PNB केस में हमने देखा कि मॉरिटोरियम बुक अचानक से काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दी। ऐसा ही कुछ SBI के केस में भी देखना होगा। अगर किसी तरह का कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो फिर कुछ असर पड़ सकता है। अदरवाइज नंबर अगर देखेंगे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर तो वो भी अच्छे नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो मिले जुले नंबर्स रहेंगे SBI की तरफ से। SBI की तरफ से मिले जुले नतीजे आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। ओके, इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में हैं भरपूर इस वक्त, उनमें मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है।
जीएसपीएल देखिए, हिंडाल्को देखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक जो थोड़ा सुस्त है, एक्शन में ज़्यादा नहीं है, वो है वेदांता, लगभग 95 रुपये के आसपास। चोपड़ा साहब, वेदांता पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, 95 रुपये पर बाय, सेल, होल्ड या कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? अभी डीलिस्टिंग को लेके काफ़ी इश्यूज रहे वेदांता में, लोगों में कंफ्यूजन भी है कुछ कि किस भाव पे डीलिस्टिंग करेगी कंपनी। और मुझे लगता है कि जहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है वहाँ पर क्यों रहना, क्योंकि डीलिस्टिंग तो अग्रवाल साहब करके रहेंगे, वो किस भाव पे होती है वो देखना होगा। और डीलिस्टिंग में काफ़ी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है स्टॉक का, मुझे लगता है। जहाँ पर LIC 200 के ऊपर के भाव बोल रही थी, वहाँ पर कंपनी ही इतने निचले भाव पर डीलिस्ट करा रही थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त गैप है, जिसको जो छोटा निवेशक है उसको तो बिल्कुल भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों दिक्कत में पड़ना। मुझे लगता है हिंडाल्को मेटल्स में बहुत स्ट्रांग है, JSPL बहुत स्ट्रांग है यदि कोई मेटल्स में रहना चाहता है। उसके साथ साथ टाटा स्टील, ये भी तीनों कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं, तीनों दिग्गज कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं। और मुझे लगता है मेटल्स में रहना है तो एल्यूमिनियम में हिंडाल्को से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और स्टील में टाटा स्टील मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉलोड बाय JSPL। तो इन कंपनीज में रहिए। और फिलहाल मुझे लगता है स्टेटस को है, छोड़ देना चाहिए। जिनके पास पड़ा हुआ है वो भी होल्ड कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है पैनिक करने की। मगर फ्रेश बाइंग की तो अनिल जी बिल्कुल भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ओके, फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी फिलहाल इस पर। अगर आप पोर्टफोलियो में तो होल्ड करिए। बाकी मेटल स्टॉक्स पर देखें तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन आज बनते हुए दिख रहा है, तो वहां पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज सुबह से ही अच्छा एक्शन आपको ये दिखा रहे हैं, तो वहां पर नजर रखना बेटर रहेगा। पर आइए और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम नजर डाल देते हैं और एक बार मार्केट एक्शन पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग लिंक तैयार करा है कुशल गुप्ता ने। कुशल, बताइए इलेक्शंस के समय मार्केट्स की चाल कैसी रहती है, और स्पेशली इंडिया का फोकस बताइए कि इंडिया के मार्केट्स में क्या एक्शन आता है। और साथ ही आपने कुछ स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करें जो US से ज्यादा लिंक्ड हैं, उनकी चाल कैसे रहती है, इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए सबसे पहले तो आज जो इलेक्शन डे है US में, उससे हमने कंपैरिजन किया तो पिछले 3 इलेक्शंस को हमने स्टडी किया और वहाँ पर जो हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में ऑलमोस्ट आधे % की तेज़ी से लेकर 4% की तेज़ी थी। इनफैक्ट 2008 में ही आपको सबसे ज़्यादा स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला जहाँ तक मार्केट का सवाल है, और भारतीय बाजारों में भी इक्वल सेम सेट ऑफ रिएक्शंस आपको देखने को मिले। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पूरे हफ्ते का जिस भी दिन इलेक्शन हुआ था उस पूरे वीक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक डिफरेंट सा रिएक्शन देखने को मिला। 2008 में अमेरिकन मार्केट में करीब 4% का फॉल था, वहीं जो 2012 का इलेक्शन था वहां पर भी गिरावट देखने को मिली, पर भारतीय बाजार उस दौरान भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग आपको देखने को मिली। आप देखिए 0.4% 2012 में था और 3% की तेजी जो अमेरिकन मार्केट था जो फॉल हुआ था 4% का, उसके विपरीत यहां पर एक्शन देखने को मिला। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने स्टडी की थी 2008 से 2016 के बीच में जो 3 इलेक्शंस हुए उसमें जो IT कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर 50 से 64% तक का है ओवरऑल, वहां पर एक ट्रेंड समझ में आया कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जो जीते थे US इलेक्शंस, उस टाइम पे IT इंडेक्स इनफैक्ट ओवरऑल तमाम जितने भी स्टॉक्स यहां पर जिनका एक्सपोजर है US में 2% से लेकर 9% तक का फॉल यहां पर हमें देखने को मिला। आप देखिए जो विप्रो है ऑलमोस्ट 2.2% का फॉल था और TCS यहां पर सबसे ज्यादा फॉल 2016 में देखने को मिला करीब 10% का, और ये उस हफ्ते की बात है जिसमें इलेक्शन हुए थे। और ये जो ट्रेंड है आप फार्मा में भी नोट कर पाएंगे, पर यहां पर ऑन द कॉन्ट्रेरी फ्लिप साइड आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा 2016 में, जहां पर जो रिटर्न्स थे लुपिन में अगर आप देखें तो 3%, वहीं औरोबिंदो फार्मा में 6% से ज्यादा का रिटर्न 2016 में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा दिख रहा है। ऑटो इंडेक्स में भी हमने स्टडी किया पर वहां पर कोई भी ज्यादा पैटर्न जो है निकल कर नहीं आया, पर IT और फार्मा में तो क्लियर इंडिकेशंस हैं कि अगर हो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं फार्मा में पॉजिटिविटी आ सकती है, वहीं IT जो है फिर से नेगेटिव साइड पर जा सकता है। और हमने देखा भी है कि IT स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली चल भी रही है पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा IT स्टॉक्स प्रेशर में आए हैं। ऑटोज में ऑफ कोर्स बढ़िया एक्शन रहा है और फार्मा स्टॉक्स भी एक्शन में है जहां पर आप मूवमेंट इस समय देख रहे हैं। तो नजर रखिए IT स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर। आज थोड़े कमजोर भी दिख रहे हैं, हालांकि बड़ी गिरावट आज नहीं आई है बट फिर भी थोड़ी कमजोरी आती दिख रही है। और HCL टेक्नोलॉजीज पर हम देख रहे हैं 1-1.5% की सुस्ती है। सुमित जी, वैसे भी ये 860-870 के हाई से गिर ही रहा है, यहां से और नीचे जाता है या सपोर्ट के लेवल्स दिख रहे हैं?
दीपांशु देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा सा दबाव की तरफ ही दिख रहा है, और आपने अगर गौर किया होगा तो पिछले एक हफ्ते में मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स में हमने सेल साइड का ही व्यू दिया है। HCL टेक यहां से मेरे को लग रहा है कि 800 का लेवल तोड़ेगा और एक बार नीचे में शायद 780 रुपए तक का लेवल भी दिखा सकता है, तो बाइंग के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी है। सेल जरूर किया जा सकता है, ऊपर के अंदर जो स्टॉप लॉस बनेगा HCL टेक में 830 के आसपास का बनेगा, नीचे में 800 780 लेवल देखने को मिल सकता है। और इस बीच किसी भी क्षण सन फार्मा के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, और सन फार्मा के रिजल्ट्स भी हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किस तरह के रिजल्ट सन फार्मा के आने की तैयारी में हैं। कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हो रहे हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स लाने के लिए, उस पर भी फोकस रहेगा, लेकिन सन फार्मा पर एक बार हम फोकस भी करेंगे और वहां पर आपके लिए रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। मैं सन फार्मा के रिजल्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और सन फार्मा के रिजल्ट्स बस जस्ट आउट हुए हैं, आपके सामने किसी वक्त आने की तैयारी में सन फार्मा के रिजल्ट्स। सन फार्मा का स्टॉक फोकस में रखिए, स्टॉक पर रिएक्शन आना शुरू भी होता हुआ दिख रहा है। एक बार जब तक रिजल्ट फ्लैश हो जल्दी से मैं कुणाल जी आप चार्ट तैयार रखिए। 1810 करोड़ के मुनाफे का आंकड़ा आया है सन फार्मा में, 1170 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो हमारे अनुमान के सामने मुनाफे का आंकड़ा बहुत दमदार, बहुत जबरदस्त मुनाफे का आंकड़ा है, गजब के रिजल्ट आ रहे हैं और सन फार्मा के रिजल्ट भी बिल्कुल उसी तरह के दमदार मुनाफे का आंकड़ा, स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि और भाग जाए जल्दी से एक बार कुणाल जी बताइए सन फार्मा के चार्ट फुर्ती से। अनिल जी, एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 574 रुपए, 474 474 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक सीधा 495 495 की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। यहां पर स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 478 पर 6 रुपए नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड करें, और ऊपर 495 रुपए का पहला टारगेट है, वो लेवल पार हुआ तो 510 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अनिल जी सन फार्मा एडवांस रिसर्च में भी सिमिलर ब्रेकआउट है, दोनों चार्ट्स पर बहुत क्लियर ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए सन फार्मा के रिजल्ट। आय 8,550 करोड़ की आती हुई दिख रही है। एक बार मैं जल्दी से आपके सामने रख लूं सारे के सारे रिजल्ट। साल दर साल जबरदस्त परफॉर्मेंस, 495 रुपए तक के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय इस वक्त सन फार्मा के स्टॉक में कुणाल जी की तरफ से है, और मुनाफे का आंकड़ा है 1810 करोड़ का। एक बार जल्दी से हम आपके सामने मार्जिन्स भी रखेंगे और बताएंगे कि क्या किस तरह के मार्जिन्स आते हुए दिखे कंपनी के और किस तरह के बाकी के आंकड़े, लेकिन जो आंकड़े अभी तक आए उसके मुताबिक बहुत ही दमदार तगड़ी परफॉर्मेंस सन फार्मा की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो सन फार्मा बेहतरीन और दमदार रिजल्ट देता हुआ आपको नजर आएगा, यहां से भी और एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। मार्जिन्स और बाकी आंकड़े आपके सामने जल्दी लाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी, बहुत दमदार सन फार्मा की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए सन फार्मा के रिजल्ट हैं, लेकिन सुमित जी भी सन फार्मा से जुड़ा ही स्टॉक आपको देना चाहते हैं सुपर हिट में। सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक तो जस्ट सिर्फ अपडेट देना चाहूंगा कि कल हमने सन फार्मा में बाय का व्यू दिया था, उसका अभी टारगेट अचीव हो रहा है और अभी सन फार्मा में ब्रेकआउट है, यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो जो बिगुल बजा है वो बजा है स्पार्क के लिए। स्पार्क के अंदर मोमेंटम है, स्पार्क के अंदर स्पार्क देखने को मिलेगा, SPARC जिसका सिंबल है। इस स्टॉक के अंदर बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 168-168-50 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा के पीछे पीछे ये स्टॉक भी चलेगा। स्पार्क के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और टारगेट ऊपर में 180 रुपए से लेके 185 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 161 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 180 से 185 रुपए तक का मूव स्पार्क के अंदर देखने को मिल सकता है। 180-185 का मूव स्पार्क में भी देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए राय। इस वक्त सन फार्मा एडवांस रिसर्च स्पार्क भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, और सन फार्मा दिन के हाईएस्ट लेवल पर 488-490 के आसपास यहां पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। तो एक और बेहतरीन रिजल्ट, दिग्गजों के जो दमदार रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स में एक रिजल्ट और आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा शुक्रवार को सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया था 480 के टारगेट के लिए, सेठी साहब का भी 480 का टारगेट सन फार्मा का हासिल हुआ। ये आपके लिए अपडेट में दे दूं।
सेठी साहब की तरफ से, उन्होंने भी जो रिकमेंड किया था 476 से 485 का टारगेट जो दिया था, 485 का टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सन फार्मा में। चलिए, ये है सन फार्मा के दमदार रिजल्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखे। फार्मा शेयरों पर भी और सन फार्मा पर एक राय जल्दी से ले ली जाए। चोपड़ा साहब, सन फार्मा क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अनिल जी को लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनके लिए सन फार्मा अच्छे लेवल्स पे है, और मुझे लगता है कि अगर ये एक बार 500 का स्तर क्रॉस करता है तो आपको संभवतः ये 550 560 जाता दिखेगा। एक बहुत लंबे समय तक इसमें कंसोलिडेशन और गिरावट हमने देखी, उसके बाद कंसोलिडेशन देखी, और कहीं ना कहीं अब जो खराब खबरें थी सन फार्मा में, मुझे लगता है वो पीछे रह जाएंगी और सन फार्मा में एक बार तेजी बननी चाहिए। तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, और 500 के ऊपर अगर करी जाए तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ खरीदारी में। तो आई थिंक बहुत अच्छे लेवल्स पे है, और अगर खरीदना हो किसी गिरावट का वेट करें, और इसको लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है। और एक बार ये 560 क्रॉस करेगा, 560-62 क्रॉस करता है अनिल जी, मुझे लगता है कि फिर ऊपर के स्तर ये और छुएगा, 600 650 तक भी जा सकता है। तो सन फार्मा मेरा एक बहुत लॉन्ग टर्म से एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, और आपको अगर ये 500 के ऊपर मिले तो मैं और कॉन्फिडेंटली इसमें बाइंग रिकमेंड करूँ। ओके, तो सन फार्मा पे है भरोसा, 500 के ऊपर और कॉन्फिडेंस आएगा। नतीजे शानदार रहे हैं और स्टॉक पर भी आप रिएक्शन आते हुए देख रहे हैं। फार्मा में आज चुनिंदा स्टॉक्स में तो आप बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। मार्जिन का भी फिगर देखिए, 22% से बढ़कर 25.5% के मार्जिन सन फार्मा के आए हैं। तो ऑपरेशनली भी शानदार नतीजे रहे हैं सन फार्मा के। नजर रखिए इस स्टॉक पर। कुछ और स्टॉक्स जिनके नतीजों का इंतजार है, उनमें से एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और चलिए आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि इस बार यूनाइटेड स्पिरिट्स से क्या अनुमान है। आशीष, बताइए क्या है प्रीव्यू? दीपांशु, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो अभी तक कारोबार में पूरी तरीके से रिकवरी देखने को नहीं मिली है। इसके लिए पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो प्रीमियम और पॉपुलर दोनों सेगमेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले साल जो है प्रीमियम सेगमेंट में करीब पॉजिटिव 3% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इस बार बाजार अनुमान लगा रहा है कि 11% की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और पॉपुलर सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो 9% की वॉल्यूम में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मुनाफा जो है 22% घटेगा, 175 करोड़ रहने का अनुमान है। दरअसल इस तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो आईपीएल के कारण जो विज्ञापन खर्च है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते आप देखेंगे कि मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा। और मार्जिन्स पर प्रेशर का एक और कारण है कि पिछले साल के मुकाबले देखें तो ग्लास और ईएनए की जो कीमतें हैं इनमें भी बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स में हमारा अनुमान है कि 18% से घटकर 15.5% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन्स। इनका जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर आपको 21% की गिरावट देखने को मिलेगी, 327 करोड़ रहने का अनुमान है। और टॉप लाइन यानी वॉल्यूम में करीब 8% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे कमजोर रहेंगे, लेकिन मांग को लेकर और कीमतों को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी इस पर फोकस करना होगा। बिल्कुल, तो नज़र रखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर जिस तरह से एक्शन है। बंसल जी, एक बार आपसे भी राय जानना चाहूँगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। 500 के आसपास ही स्टॉक हवर कर रहा है, ना उसके ऊपर जाता है ना उसके नीचे आ जाता है, एक छोटी सी रेंज में ही है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? क्या नतीजों के बाद थोड़ा मूवमेंट आ सकता है या इसी रेंज में देख रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को? देखिए दीपांशु, एक चीज क्लियर है कि ये स्टॉक गिरेगा नहीं, नतीजे खराब भी आएंगे। नीचे में 499 498 एक अच्छा बेस है, रेंज में जरूर है, बट डाउन साइड कैप लगती है और चांसेस हैं ऊपर में 525 रुपए 526 के लेवल्स ये स्टॉक ऊपर में टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय। आइए अब एक बिगुल है, और वो बिगुल है बहुत स्पेशल, क्योंकि एक स्पेशल पिक आपके लिए देने को तैयार है कुणाल जी और राकेश जी। वो करेंगे एक स्पेशल पिक हमारे पास में है, तो स्पेशल पिक के लिए स्पेशल बिगुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, सुबह आज हमने HDFC पे खरीदारी की राय दी थी और ये स्टॉक डेडिकेट किया था वागले जी के जन्मदिन पर। स्टॉक डेज हाइस पे चल रहा है, लगभग 30 रुपीज ऊपर है अपनी रिकमेंडेड प्राइस से। अगर वागले जी ने रिटर्न गिफ्ट में ये पानी की बोतलें, ज्योमेट्रिक बॉक्स और टिफिन नहीं दिए होते तो ये वाला स्टॉक भी उनको डेडिकेट होता। चूंकि रिटर्न गिफ्ट अनिल जी पसंद नहीं आया है तो इसको अलग से स्पेशल पिक रखा है। और ये स्टॉक है ICICI बैंक। जिस तरीके का इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है,
इसके अंदर फॉलो ऑन बाइंग कल के सत्र में जरूर देखने को मिलेगी और ये बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को मिस नहीं करना है, काफी बेहतरीन ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मार्च के बाद आईसीआईसीआई बैंक में ये स्तर देखने को मिल रहे हैं, तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आज का अनिल जी अगर आप फोकस देखें तो केवल बैंक निफ्टी पर करना चाहिए और कुछ भी बाजार में नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ी तेजी है वो बैंक निफ्टी में है और बैंक निफ्टी के जो स्टीयरिंग है वो आईसीआईसीआई बैंक के हाथ में है। तो आईसीआईसीआई बैंक को खरीदारी की हमारी राय है। हमें लगता है कि और स्टीम बाकी है। यहां पर आपको 455 460 के लेवल्स भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। इन स्तरों पर बाय करके चलें। सबसे पहले एक स्टॉप लॉस रखना होगा और स्टॉप लॉस रखें 425 रुपए पर। 425 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 465 रुपए का, दूसरा टारगेट 480 रुपए का है। बैंक निफ्टी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में तेजी बनते हुए दिखेगी। क्या बात है। तो आईसीआईसीआई बैंक एक और मजबूत स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय और यहां से तेजी को करेगा आईसीआईसीआई बैंक लीड, ये मानना है कुणाल जी और राकेश जी का। 465 और 480 के बड़े टारगेट के लिए। और वैसे जो आप कह रहे हैं कि ये रिटर्न गिफ्ट, वो रिटर्न गिफ्ट वाला आइडिया मेरा था, वागले साहब का नहीं था। वागले साहब का तो क्लियर कट आइडिया यही था कि चलिए, वागले साहब ने तो जो आपने दिया रिटर्न गिफ्ट उन्होंने तो खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मैंने आइडिया दिया था वागले साहब को कि टिफिन, अच्छा कुछ और बढ़िया तगड़े आइडिया हैं। शाम को आराम से फुर्सत में आप अपना जरा ट्विटर पे टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा। बंसल जी बड़े इंटरेस्टिंग आइडिया भी आए हैं। उसमें से एक ये भी है कि रिटर्न गिफ्ट में बंसल जी को लॉलीपॉप दिया जाए। तो ऐसे बढ़िया आइडिया बहुत सारे आए हैं जो आपके काम के हैं जो आप आराम से फुर्सत में शाम को देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस बीच बाजार फिर से मजबूत होकर डे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर देखिए 25,660 25,675 का आज का हाईएस्ट लेवल है, उसके बेहद करीब बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी थोड़ा सा ढीला हुआ है क्योंकि रिलायंस पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी पिछले कुछ मिनटों में। रिलायंस दिन के निचले स्तरों की तरफ फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है 1850-55। तो रिलायंस की वजह से थोड़ी सी निफ्टी की चाल रुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी की रफ्तार अभी भी बरकरार है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां पर अभी भी आपके लिए तेजी होती हुई दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए। उनमें से सन फार्मा अभी भी 485 3% 4% की मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अजंता फार्मा ये है वो स्टॉक जिस पर बायबैक के लिए आज बोर्ड बैठक है। नतीजे भी आने, तो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि किस तरह के कितना बायबैक और किस प्राइस का बायबैक अजंता फार्मा की तरफ से हो सकता है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो रिसर्च हमारी आपके सामने आएगी अजंता फार्मा को लेकर भी। इस बीच इंडिगो एक और स्टॉक है जो 4% मजबूत है और यहां पर भी अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं तैयार अजंता फार्मा के बायबैक पर डिटेल्स के साथ। यह है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च जो ये बताएगी आपको कि किन लेवल के आसपास बायबैक हो सकता है और कितना। वरुण बताइए। देखिए अनिल जी, हमारा अनुमान है कि 1850 से 1900 के लेवल के बीच में ये बायबैक हो सकता है, यानी कि यहाँ से अच्छे खासे प्रीमियम पे बायबैक होगा। अब ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया ये आप समझिए। दरअसल इस कंपनी ने पहले भी बायबैक का ऐलान किया था। जब पिछले बार बायबैक का ऐलान किया था, जब जो प्राइस था करंट मार्केट प्राइस उससे करीब 15-16% प्रीमियम पे किया था, तब ये कंपनी के पास करीब 100 करोड़ के आसपास कैश था। फिलहाल अगर आप देखें तो इस कंपनी के पास करीब 200 करोड़ के आसपास का कैश है और अगर आप 15 से 16% के आसपास का प्रीमियम निकाले तो वो आता है करीब 1835 के लेवल के आसपास। तो वो एक तरीका था। इसके अलावा ये कंपनी अक्सर अपना 5 से 7% अपना जो पेड अप कैपिटल है उसके बीच में बायबैक करती है। तो उस तरीके से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इस बार भी करीब 5 से 7% के आसपास का जो फ्री रिजर्व से उसका अगर पेड अप कैपिटल का आप निकाले और 15% के आसपास का प्रीमियम डाल दे तो ये प्राइस निकल के आता है करीब 1860 के आसपास। इसके लिए हमारा कैलकुलेशन है कि 1850 से 1900 के लेवल के बीच में कहीं भी जो बायबैक है वो आ सकता है और इसका जो क्वांटम होगा वो करीब 1% के आसपास का बायबैक कंपनी करने वाली है। करीब 1.1 से 1.3% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी करेगी। तो 1900 रुपए के आसपास के बायबैक की आप उम्मीद कर सकते हैं और एक बड़ा बायबैक यहाँ पर भी आता हुआ दिख रहा है। बायबैक के बाद से स्टॉक में तेज उछाल आता हुआ दिखा पिछली बार भी और अब भी, और बायबैक यहाँ पर मजबूत होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अजंता फार्मा, सुमित जी आपका फेवरेट स्टॉक 1.5% मजबूत 1600 पर,
कल कितना हो सकता है? सिर्फ आज और कल के लिए चार्ट देखिएगा, क्योंकि बायबैक का ऐलान आज शाम को होगा। आज और कल कितना हो सकता है? अनिल जी, स्टॉक ऊपर में 1650 तक जा सकता है, 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर 1650 का लेवल टूटने के बाद ही बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। नहीं तो स्टॉक की जो रेंज बनी है 1560 1570 नीचे में और ऊपर में 1650 1660, तो 1650 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, 1650 रुपए तक के जाने की तैयारी यहां पर इस वक्त होती हुई दिख रही है आपके लिए अजंता फार्मा में। तो एक बढ़िया बायबैक की उम्मीद में अजंता फार्मा भी यहां पर मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। थोड़ी देर में जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको देंगे कैश का ऑप्शन। इस मजबूत बाजार में अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई कमजोरी वाला मामला है तो वो भी देख लिया जाए। एक और स्टॉक है जहां सेल ऑन न्यूज एनटीपीसी। नितिन जी, जरा इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए। सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग है या बायबैक के ऐलान के बावजूद 115 रुपए में बायबैक जो किया जा रहा है उसके बावजूद शॉर्ट बन रहे हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, एनटीपीसी में रोल ओवर्स कंटिन्यूअस लास्ट 3-4 महीने से भी अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअस इसमें स्पॉट रोल ओवर्स ही हैं और ऊपर रेसिस्टेंस काफी आ रहा है, करीब 90, 92, 95 ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है बाइंग बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है और पॉसिबल है कि ये नीचे 80, 76 की तरफ जा सकता है। मेरे ख्याल से जो रोल ओवर्स है वो और करंट सिचुएशन दोनों नेगेटिव बन रही है। 90 के आसपास बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, टारगेट 75 का मिलता है। ये है आपके लिए। और इस बीच दीप की फेवरेट कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दीप ये सम्मान आपको। बताएं रिजल्ट्स आप कंजाई नेरोलैक के। बिल्कुल अनिल जी, मैं इंतजार ही कर रहा था कि आप मुझे टॉस करेंगे और कंजाई नेरोलैक के बारे में बात करेंगे। कुणाल जी, आप तब तक चार्ट पुल अप कर लीजिए। ठीक ठाक नतीजे अनिल जी, उतने ज्यादा खास नहीं है जितने एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गई थी पेंट कंपनीज के लिए, स्पेशली जिस तरह के एशियन पेंट्स के नतीजे रहे थे। आय में ठीक ठाक बढ़त आती हुई दिखी है हमें। मुनाफा इनका आया है तकरीबन 159 करोड़ रुपीस का। आय 1325 करोड़ से बढ़कर 1383 करोड़ रुपए की आई। तो टॉप लाइन में उतनी ज्यादा बढ़त नहीं है। अगर आप वाई बेसिस पर देखें, मुनाफा जो 160 करोड़ रुपए का आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें अनिल जी, तो एक्सपेंसेस भी थोड़े ठीक ठाक ही रहे हैं यहाँ पर, बट डेफिनेटली कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है जहाँ तक कंजाई नेरोलैक का सवाल है, ऑन अ वाई बेसिस एटलीस्ट। कुणाल जी, चार्ट क्या बता रही है कंजाई नेरोलैक के लिए? क्योंकि मुनाफे का फिगर वाई बेसिस पर भी अगर आप देखें तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो घटकर आया, 191 करोड़ से घटकर 168 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा है। कैसे देख रहे हैं कुणाल जी चार्ट? देखिए, चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है दीपांशु, जो कि 530 रुपए के आसपास है। एक बार पहले भी इन्हीं लेवल से टकराकर ये स्टॉक नीचे आया है और आज भी हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल से थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरी खरीदारी की राय नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखें जिनके पास पोजीशन है 504 रुपए, जो कि आज का डे लो है, वहां एक स्टॉप लॉस रख लें। असली मोमेंटम इसमें बनेगा जब ये स्टॉक 531 के लेवल को पार करेगा, उसके बाद फिर इसमें तेजी बन सकती है। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, किसी तरह का ट्रेड न करने की राय। ओके, ये है आपके लिए कंजाई नेरोलैक। लास्ट टाइम यहाँ पर एक डिफर्ड टैक्स गेन भी था जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ था। तो लास्ट टाइम की टॉप लाइन में फायदा हुआ था, इसलिए शायद थोड़ी बेस भी ज्यादा है, पर उसको एडजस्ट करके भी देखें तो ज्यादा शानदार नतीजे नहीं है। ऑपरेशनली ठीक ठाक नतीजे रहे, कॉस्ट थोड़ी कंट्रोल में रही है। कामकाजी मुनाफा 219 करोड़ से बढ़कर 268 करोड़ पर आया और मार्जिन में 3% का एक्सपेंशन रहा है। तो ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स हैं, पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन से कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है कंजाई नेरोलैक की। ये है आपके लिए पूरा विश्लेषण। 515 रुपए पर शेयर ट्रेड कर रहा है। पर आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। कैश के ऑप्शन में अभी हम जो रेकमेंड करेंगे वो निफ्टी का एट द मनी कॉल ऑप्शन रेकमेंड करेंगे। वो है 11,800 का कॉल ऑप्शन, 5 नवंबर की एक्सपायरी का ही है, जो 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने 11,750 का रेकमेंड किया था, वहाँ पर तो हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी। एज एंटिसिपेटेड निफ्टी में एक अच्छा बाउंस आया, बट बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दीपांशु, और ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है निफ्टी को और स्ट्रॉन्ग ये होल्ड करने के लिए लोअर लेवल्स पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और भी तेजी हमें देखने मिलेगी, बट
निफ्टी के साथ हम जाना चाहेंगे एज ऑफ नाउ। 127 पे ये कॉल ऑप्शन खरीदना है 11,800 वाला। यहाँ पे दीपांशु स्टॉप लॉस जो नीचे में प्लेस करना है दैट इज समवेयर अराउंड 89। 127 पे लेना है, 89 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है वो है 167 का, एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 189 का। 167 189 ये दो टारगेट्स के लिए दीपांशु 11,800 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में तेजी और भी यहाँ से देखने मिल सकती है, तो बैंकिंग स्टॉक भी है मेरे पास एक रिकमेंडेशन। दीपांशु जब आप कहेंगे तभी वहाँ पे भी एक रिकमेंडेशन दे देंगे। पहले तो निफ्टी का 11,800 का ये जो ऑप्शन है 127 महंगा नहीं मिल रहा है, प्रीमियम कुछ ज्यादा है क्या जय? अनिल जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये पूरे वीक में ही अनिल जी हमने देखने मिला है कि इतना तो खास नहीं, थोड़ा ठीक ठाक मिल रहा है, बट ओवरऑल वोलेटिलिटी के कारण आईवीज थोड़ी ऊपर है। इनफैक्ट वीकली अगर आप आईवीज देखें तो मंथली आईवीज से काफ़ी ज़्यादा है। कल तक अगर मैं देख रहा था कहीं ना कहीं तो 30-31 के आसपास वीकली आईवीज चल रही थी और मंथली आईवीज 20-21 के आसपास चल रही थी। सो वीकली ऑप्शंस कंपेयर टू मंथली ऑप्शंस के नेक्स्ट वीकली ऑप्शंस, ये वाले वीकली ऑप्शंस इलेक्शन यूएस इलेक्शन के होते हुए थोड़े महंगे मिल रहे हैं। ओके ठीक है, और चूंकि एक फ्यूचर का भी आपको देना है कॉल, तो आइए जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो अनिल जी मैं कहूँगा कि HDFC बैंक उसमें से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट कोटक बैंक पे हमारी राय थी, कोटक बैंक अच्छा चल गया, बट अब HDFC बैंक में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट आने को है अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जो 1250 का है। अभी 1248 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, 48-49 के आसपास स्पॉट। 1250 के ऊपर जाते ही अनिल जी इसमें एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा लगभग 100 पॉइंट का। तो वहाँ से लगभग 1360 तक के लेवल्स हमें 1350 तक के लेवल्स इनफैक्ट HDFC बैंक में देखने मिलेंगे। तो अनिल जी इसका 1260 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं जो करीब अभी 3650-37 पे मिल रहा है, ये खरीद कर चलना है। यहाँ पे अनिल जी हम नीचे में स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे दैट वुड बी समवेयर अराउंड 29। सो 36.50-37 के रेंज में खरीदना है इसे। 29 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट अनिल जी पहला वाला बनकर आ रहा है दैट इज 49 एंड सेकंड टारगेट है 54 का। 49 एंड 54 ये दो टारगेट्स के लिए HDFC का 1260 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। बैंकिंग में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और अनिल जी ये जो ब्रेकआउट ओवरऑल आया है 25,200 के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंडेड मूव बैंकिंग में आएगा। सो सिंस निफ्टी में एक बाय रिकमेंडेशन दिया है अनिल जी, सो एक बैंकिंग में बैंकिंग स्टॉक को चुना है। ओके तो बैंकिंग के साथ ही रहिए। और आज पूरे दिन हमने देखा, बल्कि कल से हम पूरे दिन से देख ही रहे हैं कि दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स का भरोसा आ रहा है। जय को पसंद है HDFC बैंक। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है बिगुल के बाद। अनिल जी ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं सर, डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए। 450 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में लग रही है, तो डेफिनेटली इलेक्शन से पहले कुछ तो है यूएस मार्केट जो फैक्टर कर रही हैं इस समय। 450 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं सर। जब थोड़ी देर पहले हमने आपकी स्ट्रैटेजी ली थी तब 350 अंकों की बढ़त थी यहाँ पर, तो वहां पर जबरदस्त तेजी है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर है। यूरोप के बाजार अब 2% ऊपर हो गए हैं, तो वहां पर भी फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में 3% की तेजी इस समय दिख रही है सर, तो वहां पर भी एक्शन आ रहा है। तो हाई रिस्क एसेट्स हैं सारे के सारे आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और हल्की सी खरीदारी गोल्ड और सिल्वर में भी आती हुई दिख रही है। तो तेजी का रुझान है सर ग्लोबली, बताइए क्या करके जाना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 25,750 पर है फिलहाल 850 अंकों की तेजी के साथ सर। समझ के बाहर की चीजें हो रही दीप, और इतनी बेतहाशा तेजी है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है। और आज फिर से देखिए रिलायंस मजबूत नहीं है, उसके बावजूद निफ्टी आपको 165 अंक नीचे ऊपर दिखेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि रिलायंस लाल निशान में और फिर भी निफ्टी लगभग 1.5-2% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी की तो बात ही अलग है, 25,650 का लेवल भी पार कर गया, वहां से भी 100 पॉइंट ऊपर है। मैं तो सोचा था कि 25,500 के ऊपर की भी क्लोजिंग मिलेगी तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ये तो 25,750 पर डे हाई पर क्लोजिंग देने को तैयार है। FI जो शॉर्ट आप देखिएगा
कम से कम आज फिर से इंडेक्स में एफआईज की जो नेट लॉन्ग है वो 7-8% आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। तो एफआईज के शॉर्ट सही वक्त पर पकड़ में आए और वहां से एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा। तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल कम है, इसलिए हम 2-2:30 बजे जो बात कर रहे थे वही पोजीशन आप होल्ड करिए। 11,800 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है वो खरीद कर रखिए, 12,000 का सामने बेच दीजिए, 26,000 का सामने कॉल ऑप्शन बेच कर रखिए। अगर आप सामने 25,500 का कॉल ऑप्शन या 25,700 का जो भी खरीदना चाहें 26,000 का सामने बेच कर रखिए। तो बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के मूवमेंट आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहे हैं, डाउ में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई दीप बड़ी बात नहीं, अब की बार फिर से ट्रम्प सरकार बन जाए। आखिरी मिनटों में कुछ भी हो सकता है, चुनाव है, राजनीति है, जो माहौल है कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। तो और ये ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही गजब बन सकता है कि अगर आपके लिए फेवर में हो तो, और अनफेवर में हो तो भी उतना ही मुश्किल। तो बाजार तो पूरी तरह से मजबूती के साथ कर ही रहे हैं ट्रेड, और मानकर चलें फिर अच्छी खबरें आएगी। और क्या है, अमेरिका से जैसा बाजार सोच रहा है, अगर बाइडेन साहब हार जाते हैं और ट्रम्प जीत जाते हैं, वो चीज कहीं न कहीं अब प्राइस में आती हुई दिख रही। तो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, बेहद इंटरेस्टिंग, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आइए इसी पर एक बार मैं नितिन जी से भी राय ले लूं। नितिन जी ने मैं 12,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की भी राय दी थी। नितिन जी बताइए, क्या है आपकी राय? देखिए, 12,000 की कॉल तो अनिल जी अभी 55 रुपए की हुई है। जो प्राइस में फैक्टर इन हो रहा है वो कुछ न कुछ पॉजिटिव फैक्टर इन हो रहा है, और विदाउट रिलायंस इस तरीके से मार्केट को बढ़ना कुछ न कुछ पॉजिटिव आने का संकेत है। मुझे लग रहा है कि अगर आपने 2 लॉट लिया है 12,000 की कॉल में, तो 1 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लें, 55 के आसपास है, और एक को कम से कम जरूर कैरी करें, क्योंकि अगर एक ही लिया है तो फिर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क केवल 4,000 रुपए का रिस्क है। और अगर कुछ जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हो रही है, आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। हो सकता है 12,100 भी हो जाए, मार्केट पता नहीं चल रहा है, बट डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी बात, रोलओवर्स के बाद पूरी की पूरी पोजीशन शॉर्ट ट्रैप हो गई है। 2-3 दिनों में जो शॉर्ट पोजीशन हुई या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, वो सारी ट्रैप है। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है। और कल जैसे बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द डे 45% का बढ़ा था, वो रेयरली देखा जाता है, सालों में एक आध बार दिखता है। 40-45% का ओआई एडिशन, करीब 7-7.5 लाख का ड्यूरिंग द डे था। आज भी 25-30% ओआई एडिशन है, तो ह्यूज बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो व्यू मुझे पॉजिटिव लग रहा है अनिल जी, और ऐसा लग रहा है कि एक बार थोड़ा रिस्क लेकर के अगर 1 लॉट लिया तो कैरी करेंगे, 2 लॉट लिया तो 1 बुक करेंगे, 1 कैरी करेंगे। ओके, ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय बड़ी मजबूती के साथ। इस बीच जय भी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं इसी पर। जय बताइए। जी अनिल जी, एक स्टडी मैंने पढ़ी थी अभी रिसेंटली, स्टॉक मार्केट के ऊपर से, कि स्टॉक मार्केट के लेवल्स के ऊपर से आप कैसे जज कर सकते हो कि कौन जीतेगा और कौन प्रेसिडेंट बनेगा यूएस में। सो अनिल जी, जो आपने जिक्र किया ना कि अभी मार्केट जो हिसाब से तेजी से रिकवर हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि शायद ट्रम्प साहब भी जीत सकते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन अनिल जी, आप सही हो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट वो लेवल अगर अनिल जी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ऐसा है कि अगर 28,050 के ऊपर अगर इलेक्शन डे पर अगर डाउ जोन्स बंद होता है तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छी है कि ट्रम्प साहब ही जीतेंगे। 28,000 के ऊपर बंद होता है तो अभी तो करीब 27,200 के आसपास है। 24,000 के नीचे अगर बंद होता अनिल जी, जो हिसाब से एक फॉल स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बाइडेन साहब आगे, और 24,000 के नीचे बंद होता तो डेफिनेटली बाइडेन साहब की जीतने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो रेंज है 24,000 से लेके 28,000 की, ये एक 50-50 चांसेस है कि कोई भी जीत सकता है, बट इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू 28,000 लेवल अनिल जी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि अगर वो 28,000 के आसपास भी आ गया, सो दैट वुड रियली इंडिकेट कि डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। अरे वाह, क्या बात है। ये तो गजब है। मतलब डाउ से अंदाजा लगा दिया कि कौन जीत सकता है। डाउ देखिए 27,250 के आसपास बड़ी तगड़ी दौड़ लगाता हुआ यहां पर आता हुआ दिख रहा है। आखिरी मिनटों में एक स्टॉक और जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 3100 के पार निकलता हुआ डिवीज लैब। नितिन जी, जरा इसके चार्ट्स और इसके वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, कुछ दम है क्या? इस हफ्ते इसके भी रिजल्ट आने में, जहां तक मेरा ख्याल है 7 तारीख को रिजल्ट है डिवीज लैब। जी, फिलहाल तो बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। जो सारा फ्लो ऑफ फंड्स है वो बैंकिंग में है,
डिवीज में सपोर्ट रेसिस्टेंस और साइडवेज सा ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। बैंकिंग में एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं, वहां पे काफी ज्यादा फ्लो ऑफ फंड। ओके, नज़र रखते हैं फार्मा शेयर्स में। आज ऑफ कोर्स नतीजों के दम पर हमने एक्शन देखा है, कई सारे अच्छे नतीजे आए हैं दिग्गज फार्मा कंपनी से, और साथ ही बैंक्स ये हैं अहम लीडर्स आज की मार्केट के लिए। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। कल जब बाजार खुलेंगे तो ऑफ कोर्स यूएस से काफ़ी सारे क्यूज ऑलरेडी आ चुके होंगे, इलेक्शन में किसकी लीड आ रही है उस पर भी शायद थोड़ी क्लैरिटी की संभावना है, पर आज जो बाजार का एक्शन रहा है वो शानदार मूव आती हुई दिखी और लगातार दूसरे दिन एक बढ़िया तेजी आई है। 2 दिन में देखें तो बैंक निफ्टी में 1800 पॉइंट्स का उछाल है और आईसीआईसीआई बैंक कल भी लीड कर रहा था, आज भी इसने लीड करा है 6.5% की तेजी के साथ। आईसीआईसीआई के साथ साथ एसबीआई में अच्छी खरीदारी आई है, कल इसके नतीजे हैं, उससे पहले 4.5% ऊपर था। एचडीएफसी बैंक से सहारा मिला है, इंडसइंड बैंक में आपने खरीदारी दी है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, इन सभी दिग्गज फाइनेंशियल नेम्स में अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज 800 पॉइंट्स ऊपर है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, यहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा है, एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी है, लंबे समय बाद आईटीसी में आपने एक्शन बनते हुए देखा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, पावर ग्रिड एक और ऐसा स्टॉक जहां पर मूवमेंट अच्छा आया है। मार्केट एक्शन पॉजिटिव रहा है, 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव रहे, पर दूसरी तरफ यूपीएल, इसमें भारी गिरावट आई है 6.5% की। एनटीपीसी नतीजे अच्छे थे, बायबैक एक बढ़िया प्रीमियम पर है, बल्कि अब इस प्राइस से देखें तो बायबैक तो 30% से ज्यादा की प्रीमियम पर है, पर यहां पर भी आपने 4% की गिरावट देखी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज कल की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ी और फॉलो ऑन सेलिंग इस स्टॉक में आती हुई दिखी है। तो रिलायंस से लगातार दूसरे दिन बिल्कुल कोई सहारा नहीं मिला है, उसके बावजूद निफ्टी में आप देख रहे हैं कि लगभग 150 अंकों की तेजी बनी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया एक्शन है, कैडला नतीजों के बाद 6% का उछाल यहां पर, जेएसपीएल यहां पर मूवमेंट है, सन फार्मा अच्छे नतीजे यहां पर है, इंटरग्लोब एविएशन यहां पर अच्छी मूव आती हुई दिखी है आपको, रैमको सीमेंट में सबसे अच्छे नतीजे इसी के रहे हैं, वरिंदर बंसल आज सुबह रिजल्ट एक्सरे में हमें बताकर भी गए हैं। आइशर मोटर्स यहां पर मूवमेंट था, टाइटन यहां पर खरीदारी दिखी, फेडरल बैंक, एमआरएफ, आरबीएल बैंक हाई बीटा नेम्स में से, एलएनटी फाइनेंस यहां पर भी मूवमेंट था, बंधन बैंक एक और हाई बीटा नेम जहां पर आपने मूवमेंट आते हुए देखा है। लंबे समय बाद टोरेंट पावर की तरफ से पार्टिसिपेशन रहा, 1.5% की खरीदारी यहां पर, टाटा पावर भी मूव पर रहा, क्यूमेंस इंडिया, सीमेंस और एलएनटी यहां पर भी आपने खरीदारी देखी है। पर दूसरी तरफ गिरावट, गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजों के बाद 9% की गिरावट इसमें आती हुई दिखी है, मुथूट फाइनेंस नतीजों के बाद 4.5% की मुनाफा वसूली, वोल्टास कल का बिग विनर, आज गिरावट यहां पर, टाटा केमिकल्स दोबारा प्रेशर में 308 के लेवल्स पर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहां पर प्रेशर देखा और बाकी आईटी स्टॉक्स में भी आज बढ़िया एक्शन नहीं दिखा है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस यहां पर भी गिरावट रही और जैसे कि हमारी रिसर्च बता रही थी यूएस इलेक्शन से पहले आईटी स्टॉक्स में आप थोड़ी गिरावट देखते हैं। टाटा कंज्यूमर, डीएलएफ, एचयूएल ये कुछ और स्टॉक्स है जहां पर वीकनेस रही, ब्रिटानिया भी आज बैकफुट भी रहा। पर अनिल जी, ऑल एंड ऑल बढ़िया दिन ट्रेड के लिए एक बार फिर से सर 25,675 के ऊपर बैंक निफ्टी प्रोविजन क्लोजिंग और 11,800 के ऊपर निफ्टी की प्रोविजन क्लोजिंग सर यूएस इलेक्शन से पहले। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त आज की दमदार क्लोजिंग। एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। 784 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी बैंक और 141 अंक ऊपर हुआ है बंद निफ्टी। सेंसेक्स 500 अंकों की मजबूती दिखाता हुआ आज के सेशन में। एक बार दीप जरा आप जल्दी से बढ़ने और गिरने वाले निफ्टी के गेनर और लूजर भी बता दें और तब तक आपके लिए फाइनल क्लोजिंग भी आ जाएगी, उसके बाद में शाम की टीज आपके लिए रखता हूं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो 40 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए थे सर। उसमें सबसे आगे था आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, एसबीआई, पावर ग्रिड, एचडीएफसी, सन फार्मा नतीजों के बाद, हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिखी, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो का पार्टिसिपेशन था, टाइटन और साथ ही एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन दिखा। पर 10 स्टॉक्स थे निफ्टी के जो क्लोज हुए वीकनेस के साथ। यूपीएल बड़ा ब्रेकडाउन फिर से आते हुए 6.5% की गिरावट, एनटीपीसी नतीजे अच्छे थे, बायबैक का प्राइस अच्छा है पर यहाँ पर भी 3.5% की गिरावट। अदानी पोर्ट, इसके नतीजे बस किसी मोमेंट आने चाहिए क्योंकि 4 बजे कॉन कॉल भी है कंपनी का, वहाँ पर हमने देखा 1.5% की गिरावट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी प्रेशर में दिखा। इसके अलावा एचयूएल और नेस्ले ये दोनों एफएमसीजी काउंटर्स वीक थे और साथ ही एशियन पेंट्स यहाँ पर भी गिरावट रही सर। ओके, और आज शाम के विशेष आयोजन के बारे में मैं आपको बता दूं, रात को 8 बजे
आपको इस त्योहारी सीजन में अगर सस्ता लोन लेने की इच्छा है तो एक स्पेशल शो होगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ढेर सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, बल्कि लोन और क्रेडिट कार्ड पर सस्ती EMI 0% इंटरेस्ट पर भी आपको कई सारे ऑफर मिल रहे हैं। ऐसे में क्या आपको ऐसे लोन लेने चाहिए? क्रेडिट कार्ड्स का अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे आप सही तरीके से करें, और इस फेस्टिवल सीजन में पुराना कर्ज आपका कोई चल रहा है तो उससे कैसे निपटे, और नई खरीदारी के लिए पैसे कैसे जमा करें, आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको देंगे मनी गुरु में। तो देखना मत भूलिएगा, रात को 8:26 पर त्योहारों में सस्ता लोन, ये शो होगा आपके लिए बेहद खास, जो आपको मिस नहीं करना है। ओके, और इस बीच फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। फाइनल क्लोजिंग एक बार हम फिर से रखते हैं आपके सामने। 503 अंक मजबूत सेंसेक्स बंद हुआ है, 144 अंक मजबूत निफ्टी बंद हुआ है, और 790 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी ने आज दी है अपनी समाप्ति। तो ये दमदार क्लोजिंग आज भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। शानदार तेजी के साथ भारतीय बाजार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आइए अब आप सभी से विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, नितिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आज, और जय ठक्कर आपका भी धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद वागले साहब का, जो बर्थडे के दिन भी अपना बेशकीमती समय निकालकर बिना छुट्टी लिए हुए, बिना एब्सेंट किए हुए पूरे समय सुबह और शाम कार्यक्रम में रहे। वागले साहब, अब आपको कल सुबह 8:30 बजे तक पूरी छुट्टी है, आप जो चाहें जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। चलिए आप सभी से विदा लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है जी, एक मिनट, वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे हो। बंसल जी सुन लीजिए। अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि आप कितने दयालु हैं कि आपने हमको ब्रेक दे दिया अभी से लेके कल सुबह तक। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड मर्सी, इतना ही कहना था। नहीं देखो, मैं अगर आप सोचिए, अगर मेरे आप कल ही होते तो 3:30 के बाद भी काम करना पड़ता है। दीप तो अभी देखिए, अभी ये सब खत्म होने के बाद कल की प्लानिंग में लगेंगे, बहुत सारा काम बाद में भी करेंगे। तो आप तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि छुट्टी मतलब छुट्टी वाकई में। एंजॉय योर डे, हैव फन, और बिल्कुल कल सुबह चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त एकदम मस्ती के साथ फिर से आपसे होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब, आपका भी, सबका भी। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।